प्रश्न हमेशा पूछता है कि होम विजिट के मतलब क्या होता है और होम विजिट के सिद्धांत बताइए, प्रिंसिपल ऑफ होम विजिट। तो चलिए इसके सिद्धांत को, उद्देश्य को, टोटल चीज़ें को देखेंगे। ठीक है, आगे चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि होम विजिट होता क्या है। होम विजिट नाम से स्पष्ट है, होम विजिट मतलब घर दर्शन, मतलब नर्स के द्वारा, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स के द्वारा अपने समुदाय में घर घर जो है लोगों के जन स्वास्थ्य का जो है पता लगाना, स्वास्थ्य के बारे में जो है हर एक चीज़ के बारे में जो है पता लगाना, आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान करना। ठीक है, मतलब जो भी समस्या है वह घर घर जाकर पता लगाती है, उसके आवश्यकताओं को जो है पता लगाती है, किसके, जन समुदाय में परिवार के लोगों को घर घर जाकर उसके आवश्यकता क्या है, उसके स्वास्थ्य से संबंधित समस्या क्या है, इन सभी का पता लगाती है और साथ में जो भी जरूरी दिशा निर्देश हो वह प्रदान करती है। यही गृह मुलाकात होम विजिट होता है। गृह मुलाकात जन स्वास्थ्य का जो है परिचर्या का, जन स्वास्थ्य नर्स का परिचर्या का रीढ़ की हड्डी जो है कहलाता है। तो याद रखिएगा। ठीक है, गृह मुलाकात समझ गए। नॉर्मल समझिए कि एक कम्युनिटी में जो काम कर रही नर्स है वह घर घर जाकर लोगों के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेगी, परिवार के बारे में स्वास्थ्य की जानकारी लेगी, उनको क्या और आवश्यकता है किन चीज़ों का उसका पता लगाएगी। ठीक है, और साथ में इन सभी चीज़ों का पता लगाने के साथ वह आवश्यक दिशा निर्देश भी इससे जुड़ी हुई इंस्ट्रक्शन भी लोगों को देगी। ठीक है, स्वास्थ्य शिक्षा भी दे सकती है, विभिन्न चीज़ों के बारे में जो है जानकारी प्रदान कर सकती है घर घर जाकर। तो यही जो है होम विजिट होता है। ठीक है, तो यही, और होम विजिट को हम लोग जो है गृह मुलाकात को जो है जन स्वास्थ्य के परिचर्या का रीढ़ कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं। गृह मुलाकात उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ होम विजिट। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ होम विजिट का मतलब होता है कि गृह मुलाकात का उद्देश्य। ठीक है, गृह मुलाकात का उद्देश्य, गृह मुलाकात का उद्देश्य जो है निम्नलिखित है। कौन कौन से उद्देश्य है, चलिए शुरू करते हैं। उद्देश्य के मतलब ही होता है कि किस पर्पज से ये चीज़ें हैं, मतलब किस उद्देश्य से। तो चलिए देखते हैं। परिवार के सदस्यों की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को जो है पता लगाना। अब ये जो पॉइंट 3-4 पॉइंट दिया है ना, आप यहाँ पे समझ जाइएगा कि होम विजिट के अंदर क्या क्या होता है, क्या क्या जो है नर्स कर सकती है। ठीक है, तो वही उद्देश्य हो जाएगा। तो परिवार के जितने भी सदस्य हैं उसके स्वास्थ्य से संबंधित जो भी समस्या है, उससे जुड़ी हुई जो भी आवश्यकता है उसके बारे में पता लगाती है नर्स घर घर जाकर। ठीक है, तो एक उद्देश्य ये हो गया, इसलिए होम विजिट जरूरी है। दूसरा है परिवार के सदस्यों की समस्याओं तथा आवश्यकताओं के अनुसार घरेलू वातावरण में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। अब घर घर जाकर पेशेंट को केंद्र पर नहीं आना हो रहा है, ना हॉस्पिटल आना हो रहा है, खुद नर्स जन समुदाय में लोगों को घर घर जाकर बता रही है। तो इससे होगा क्या कि परिवार के सदस्यों के जो भी समस्या है, जो भी आवश्यकता है, उनके अनुसार उनके घरेलू वातावरण में ही स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान हो जाएगा। तो यह भी जो है उद्देश्य है कि उसके घरेलू वातावरण में ही स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना। इस उद्देश्य के साथ में भी होम विजिट है। ठीक है, अस्पताल तथा स्वास्थ्य केंद्र से डिस्चार्ज मरीज डिस्चार्ज के पश्चात आवश्यक अनुवर्ती उपचार फ्लो अप प्रदान करना। अब होता यह है कि मरीज कहीं भर्ती रहता है किसी हॉस्पिटल में, सरकारी वगैरह कहीं पे, तो होता यह है कि जब ठीक हो जाता है तो दवाई वगैरह देकर पेशेंट को जो है रिलीज कर दिया, डिस्चार्ज कर दिया जाता है अस्पताल से, तो वो पेशेंट घर पर चला जाता है। तो ऐसे में उन पेशेंट का जो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज है, ठीक है, छुट्टी प्राप्त है, उसको जो है लगातार फॉलोअप, मतलब उससे देखभाल की ज़रूरत होती है। तो ऐसे में नर्स जो है उसे यह फॉलोअप प्रदान करती है उसके घर पर ही जाकर। तो यही हमारा जो है क्या हो गया, समझ गए ना। अब चौथा पॉइंट है समान रोगों का निदान, मतलब नॉर्मल रोगों का निदान करना, उपचार के साथ साथ जन समुदाय को मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, टीकाकरण, परिवार नियोजन सेवाएं प्रदान करना। अब चौथा पॉइंट कहता है कि नर्स जो है एक नॉर्मल रोग, जो हल्का फल्का रोग है, उसका डायग्नोस्टिक भी करती है, निदान भी करती है, उपचार भी करती है, और इसके साथ साथ में मातृ और शिशु स्वास्थ्य का भी देखभाल ध्यान रखती है, जिसमें टीकाकरण के लिए, परिवार नियोजन के लिए जो है वह लोगों को बताती है, सेवा प्रदान करती है, घर घर जाकर बताती है कि टीका लगवाइए। ठीक है, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के बारे में जो है वह जानकारी देती है, उसी में आता है टीकाकरण के बारे में, परिवार नियोजन के बारे में बताती है। तो ये सभी सेवा घर घर जाकर वह जो है देती है, साथ में कुछ समान रोग का निदान वह उपचार भी करती है। ठीक है, ये हो गया। आगे है वह स्वास्थ्य शिक्षा भी देती है। तो इसका अगला उद्देश्य क्या है कि वह जो है घर घर जाकर लोगों को होम विजिट के तहत वह स्वास्थ्य शिक्षा भी देने का काम करती है। तो अगर आपसे होम विजिट का उद्देश्य पूछेगा तो यह 5 पॉइंट लिख दीजिएगा। मेन पॉइंट मैंने लिख दिया है। अगर और चीज़ जो है आप लिखना चाहते हैं तो आप 6ठा 7वां 8वां पॉइंट में लिख सकते हैं। कैसे कि आपको बताना है कि एक नर्स जो कम्युनिटी में काम कर रही है वह घर घर जाकर लोगों को, परिवारों को और क्या क्या चीज़ें, इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें, 5 तो लिखिए
ही दिए हैं। इसके अलावा भी अगर आपके दिमाग में आता हो तो आप लिख सकते हैं उद्देश्य, ठीक है, कि किन पर्पज के साथ होम विजिट है, क्यों शुरू किया गया, तो यही उद्देश्य बन जाता है। ठीक है, चलिए अब आता है मोस्ट वीवीआई प्रश्न। मोस्ट वीवीआई आपसे 5 नंबर में हमेशा पूछा जाता है कि प्रिंसिपल ऑफ होम विजिट, गृह मुलाकात के सिद्धांत को बताइए। तो चलिए गृह मुलाकात के सिद्धांत को देखते हैं। देखिए सिद्धांत के मतलब क्या होता है, ऐसा ये सब के कोई ऐसा नहीं है कि हाँ इस सब के लिए फिक्स 8 लाइनें हैं या 6 पॉइंट है, उसको याद कर लेंगे तो सिद्धांत हो जाएगा। नहीं, सिद्धांत जहाँ फिक्स होता है वहाँ पर फिक्स होगा, वहाँ पर बता दिया जाएगा। तो वहाँ पर 2-4 पॉइंट ही रहता है तो फिक्स वाला रहेगा सिद्धांत। लेकिन जहाँ पर सिद्धांत फिक्स ना हो वहाँ पर आपको अपना दिमाग लगाकर लिखना होता है। जैसे हमें कोई भी चीज़ के लिए सिद्धांत अगर पूछे तो हम ये दिमाग में रखेंगे कि इस चीज़ के लिए बेस्ट बातें, बेस्ट चीज़ें कौन कौन सा चीज़ें हो सकता है जिसको आप जो है अपने ध्यान में रख सकते हैं इसको करते वक्त, तो उसी चीज़ को लिख देंगे तो उसका सिद्धांत हो जाएगा। सिद्धांत के मतलब क्या होता है कि आप किन किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कार्यों को करेंगे, तो ही सिद्धांत होता है। सिद्धांत का मतलब ही होता है कि बातों को फॉलो करते हुए काम को करें, एक सिद्धांत को पकड़ते हुए। तो वही जो है होम विजिट के जो नर्स है उसमें होम विजिट करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखेगी और वही जो है सिद्धांत होता है। देखिए गृह मुलाकात के समय सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स को निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए, और जो बात यहाँ पर लिखा गया है हम बताएंगे वो बातें को आपको भी लिखना है, तो वही सिद्धांत हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए पहला पॉइंट है गृह मुलाकात लोगों की आवश्यकता के अनुरूप होनी चाहिए। अब जिस भी परिवार, जिस भी घर में आप जा रहे हैं होम विजिट के तहत एज ए कम्युनिटी हेल्थ नर्स, तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी आवश्यकता है, जो भी चीज़ें होगा वह जो है लोगों के अनुरूप होगा, लोगों के आवश्यकता के अनुरूप होगा। ऐसा नहीं कि फालतू में आप देने लगिएगा, जो आवश्यकता नहीं है वह भी चीज़ें शुरू कर दीजिएगा, तो यह गलत है। ठीक है, इससे टाइम की बर्बादी होगी। दूसरा है गृह मुलाकात के उद्देश्य स्पष्ट होनी चाहिए। अब जब भी आप काम करते हैं कोई भी काम, तो उसका एक गोल, एक फिक्स होना चाहिए, एक उद्देश्य जो है स्पष्ट होनी चाहिए कि आप किस उद्देश्य के लिए जो है मरीज को देखभाल कर रहे हैं। तो गृह मुलाकात का उद्देश्य जो है स्पष्ट होनी चाहिए। उसकी योजना इस प्रकार बनानी चाहिए कि स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को पूर्ण किया जा सके। अब गृह मुलाकात जो भी नर्स करने चलती है, अपने क्षेत्र में लोगों से मिलने चलती है, तो उसको एक बात का ध्यान हमेशा रखना चाहिए कि उससे पहले अपना गोल जो है स्पष्ट होनी चाहिए, उद्देश्य स्पष्ट होनी चाहिए कि आज वह होम विजिट में क्या चीज़ को रखने वाली है। तो इस प्रकार योजना बनानी चाहिए कि वह स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को पूर्ण किया जा सके। मतलब ऐसा आप प्लानिंग कीजिए जिससे जो भी लोगों का आवश्यकता हो वह आवश्यकता पर आप खड़े उतरे और उनकी आवश्यकताओं को पूर्ण किया जा सके। ऐसे योजना बनाइए और ऐसे उद्देश्य को स्पष्ट करके रखिए। ठीक है, तो दूसरा बात ये हो गया। तीसरा है कि गृह मुलाकात के नियोजन, अब यहाँ पर मैं क्लियर बता देता हूँ कि 1, 2, 4 लाइन जो आप देख रहे हैं ना, यह मैं यहाँ पर लिखा हूँ, लेकिन आपको जब लिखने की बात हो तो 2 नंबर वाला को 1 में, 7 नंबर वाला को 2 में और 5 नंबर वाला को 3 में आप अपने हिसाब से भी जो है सीरियली करिए। जो जैसे याद आता है उसको सीरियल अपने से देते जाइए, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इसके बाद यही लिखना है। ठीक है, उसके बाद है गृह मुलाकात को नियोजन एवं क्रियान्वयन के दौरान जाति, धर्म, लिंग, स्तर, शैक्षणिक स्तर आदि का भेदभाव नहीं रखना चाहिए। अब हम जाते हैं या आप एज ए नर्स आप किसी परिवार के बीच जाइएगा, किसी लोगों के बीच जाइएगा होम विजिट में, तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि ना आपको किसी के जाति देखकर, ना धर्म देखकर, ना लिंग देखकर, ना आर्थिक स्तर देखकर, ना शैक्षणिक स्तर देखकर जो है आपको उसका जो है लाभ देना चाहिए। आपको ये सब बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। बिना किसी भेदभाव को आपको जो है काम करना चाहिए होम विजिट के तहत। ठीक है, आगे है गृह मुलाकात के समय सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स द्वारा समुदाय तथा परिवार के बारे में जानकारी एकत्र करना, अर्थात परिवार के आकार, व्यवसाय, आय, धर्म, संसाधन, रीति रिवाज और संस्कृति के बारे में जानकारी एकत्रित की जाती है। अब जब नर्स को एक सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स को एक बात ध्यान रखना चाहिए कि जब भी वह कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में काम कर रही हो तो उससे चाहिए कि वह अपने समुदाय के बारे में, जो भी परिवार में जो भी समुदाय है या जो भी परिवार में वह जाति है उसके बारे में कंप्लीट जो है डाटा को कलेक्शन करे, यानी जानकारी को एकत्रित रखे। जैसे अगर परिवार में जाती है तो परिवार के आकार कितना है, कितना उसमें सदस्य है, उसका व्यवसाय क्या है, उसका आय का स्रोत कहाँ से है, उसका धर्म, संसाधन, रीति रिवाज क्या है, संस्कृति से कैसे ताल्लुक़ रखता है, तो यह सब उसको जो है नर्स को पता करना चाहिए। ये सब जो है इकट्ठा करके रखना चाहिए। ठीक है, लेकिन जब हमें इसका उपचार करना हो, आवश्यकताओं को पूरा करना हो, तो हम इन सभी चीज़ों पर कभी भी भेदभाव नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 5वां में है सुरक्षित तकनीक विद्याओं का परिचर्याओं का प्रयोग करना चाहिए। अब जो नर्स है वह ट्रीटमेंट करेगी, देखभाल करेगी होम विजिट में, तो नर्स को हमेशा जो है सिक्योरिटी जो होता है, सिक्योरिटी टेक्निक जो है, सुरक्षित तकनीक जो है, इसकी विद्याओं का जो है इस्तेमाल प्रयोग करना चाहिए जिससे पेशेंट को जो है कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो सुरक्षित विद्याओं का प्रयोग करना चाहिए।
छठा है, गृह मुलाकात के दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स को परिवार के सदस्यों पर अनावश्यक दबाव नहीं बनाना चाहिए, न ही उनको ठेस पहुंचाने वाला कार्य करना चाहिए। अब गृह मुलाकात करते समय नर्स को चाहिए, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स को ये चाहिए कि वह किसी भी परिवार के सदस्य हो उस पर कोई कोई दबाव नहीं डालना चाहिए, कोई अनावश्यक दबाव से नहीं डालना चाहिए, दबाव डालने से बचना चाहिए, और न ही उनको कोई ऐसा कार्य करे जिससे उनको परिवार में किसी को ठेस पहुँचे। ठीक है, तो नर्स को इन सभी चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए कि अनावश्यक दबाव से बचना है और ऐसा कार्य ना करें जिससे कि ठेस पहुँचे परिवार में किसी सदस्य को। ठीक है। सातवां है माय डियर, गृह मुलाकात का सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स को परिवार के सदस्यों को स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने का सुनहरा अवसर प्रदान करती है, अतः परिवार के सदस्यों को उनकी आवश्यकता के अनुसार स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। माय डियर, गृह मुलाकात जो है स्वास्थ्य शिक्षा के लिए बहुत ही एक उपयुक्त जो है आपके देखभाल होता है। होम विजिट के अंतर्गत जो है परिवार के प्रत्येक सदस्यों को या परिवार के जो है स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने का एक अवसर जो है प्रदान करता है। होम विजिट में चाहे तो एक परिवार को सभी सदस्यों को एक साथ चीज़ें के बारे में बता सकते हैं, स्वास्थ्य शिक्षा दे सकते हैं। ठीक है, और यही जो है कहता है कि अतः उससे परिवार के सदस्यों के उसकी आवश्यकता के अनुसार स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। तो गृह मुलाकात जो है सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स को एक जो है बेहतर जो है स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने के लिए अवसर प्रदान करता है कि जाइए घर घर जो है होम विजिट के दौरान स्वास्थ्य शिक्षा भी दीजिए। अतः आवश्यकता के अनुसार जो है परिवार के सदस्यों को स्वास्थ्य शिक्षा दी जानी चाहिए। तो यह हो गया 7वां पॉइंट। 8वां है, गृह मुलाकात की उचित रिकॉर्डिंग एवं रिपोर्टिंग रखनी चाहिए। अब जो भी गृह मुलाकात करते हैं होम विजिट, तो उसका आप कितना काम किए हैं, किस परिवार में क्या ट्रीटमेंट दिए हैं, क्या देखभाल दिए हैं, क्या जो है अपना काम किए हैं, इसका रिकॉर्ड और रिपोर्ट जो है सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स को तैयार करके ज़रूर रखना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें हो गया। आप 8 पॉइंट मैंने यहाँ पे बता दिया, जो 8 पॉइंट में जो अच्छे बातें था मैंने यहाँ पे लिख दिया ध्यान में रखते हुए नर्स के हिसाब से। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं हम और सारा पॉइंट को यहाँ पे अभी लिख सकते हैं, हमारे अंदर है हिम्मत, तो 8 के बाद 9वां पॉइंट से और शुरू कीजिए आप, जो एक नर्स को ध्यान में रखते हुए लिखिएगा कि जो है नर्स क्या क्या ध्यान में रखेगी होम विजिट करते समय, जो ऊपर के इन 8 पॉइंट में मैं नहीं बताया हूँ उस चीज़ को और डील कीजिए। ठीक है, बहुत शानदार प्रश्न है। प्रश्न है ये लिया गया है न्यूट्रिशन से, मतलब जो हम लोग को पोषण पढ़ना है, पोषण से आपका लिया गया यह प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न यह 10 नंबर में पूछता है बार बार कि भोजन बनाने की विधियों के बारे में वर्णन करें। मतलब कौन कौन से विधि है जिसके विधि के तहत हम जिस विधि से भोजन को पकाते हैं। ठीक है, सब विधि से भोजन पकता ही है, तो आखिर कौन कौन से विधि है, किन किन विधि के जो है तहत हम लोग भोजन को पकाते हैं। जैसे देखते होइएगा कि कितना लोग भोजन को तलते हैं, ठीक है, तेल में, कितना लोग क्या करते हैं कि उबालते हैं, ठीक है ना, पानी में जैसे आलू रख दिया उबल जाता है, उबलता है। ठीक है, कितना लोग क्या करते हैं कि भूनने का काम करते हैं, मतलब भूंजते हैं। ठीक है, तो यही जो है अलग अलग जो है विधि से भोजन को पकाया जाता है। तो इन विधि के बारे में जो है हम लोग को चर्चा करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, समझिएगा। भोजन को अनेक विधियों द्वारा पकाकर खाया जाता है। सबसे पहले आपको समझना चाहिए कि भोजन पकाने की जो विधि है अनेकों विधि है। जो भी विधि मैं आपको बताऊंगा वो आपके घर में यूज होता है, आप यूज करते हैं, खाना बनाते हैं आप ना, तो आप भी यूज करते हैं, आपके घर में भी उस तरह से बनाया जाता है, आप लोग देखिएगा। तो इसको याद करना बड़ी ही आसान है, न्यूट्रिशन से यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब अनेकों विधि से हम भोजन को पकाकर खाते हैं। इसमें पहला है आपका ब्रेजिंग विधि। ब्रेजिंग विधि में क्या होता है, देखिए यहाँ पे, इस विधि में भोजन को 2 विधियों के मिश्रण से पकाया जाता है। एक होता है भुनना और एक होता है स्ट्रूइंग। ठीक है, भुनना मतलब भोजन को भुना जाता है और एक स्ट्रूइंग होता है। तो ब्रेजिंग विधि में 2 विधियों की सहायता से 2 विधियों को मिश्रण से जो है भोजन को पकाया जाता है। 2 विधि में एक भुनना और एक स्ट्रूइंग। आप लोग भुनना तो समझ ही होइएगा, आम भाषा में इसे भुजना कहते हैं। ठीक है ना, इसमें भोज पदार्थ को पहले अच्छी तरह से भुना जाता है, फिर उसमें पानी व मसाला डालकर पकाया जाता है। इस विधि से भोज पदार्थ के पौष्टिक तत्व भी सुरक्षित रहते हैं। अब जैसे मीट बनाते हैं आप लोग, मटन बनाते हैं, मीट बनाते हैं, तो क्या होता है कि पहले हम लोग उसको अच्छे से क्या करते हैं, भूंजते हैं, मसाला को, सब्जी, प्याज वाज जो भी बनाते हैं, देखते होइएगा कि उसको पहले खूब अच्छे से भूंजा जाता है। भूंज कर हल्का हल्का जो है पानी रख कर जो है उसे पकाया जाता है। तो यही जो है हमारा भूंजना होता है। और भूंजने से जो होता है
बहुत सारे पोषक तत्व जो है आपको अच्छे से उसमें मिल जाते हैं और पोषक तत्व जो है सुरक्षित रहते हैं। तो ये ब्रेजिंग मेथड हो गया। याद रखिएगा, ब्रेजिंग मेथड में एक भुनना और एक स्ट्रूइंग, दो मेथड होता है। दो मेथड के मिश्रण से ब्रेजिंग बना है। इसमें कोई भी भोज्य पदार्थ को अच्छी तरह से भुना जाता है और भून कर जो है उसमें हल्का पानी और मसाला डालकर पकाया जाता है, जिससे होता यह है कि हमारा उसमें का पौष्टिक तत्व ज़्यादा नष्ट नहीं होता है, उसमें सुरक्षित रहता है। तो पहला ब्रेजिंग मेथड हो गया। आगे चलिए, दूसरा है तेज खुली आंच, जिसे हम लोग ग्रिलिंग कहते हैं। पहला ब्रेजिंग, दूसरा ग्रिलिंग, लेकिन हिंदी में इसे तेज खुली आंच पर पकाना कहते हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है। दूसरा है तेज व खुली आंच पर पकाने का मतलब है कि इस विधि में भोज्य पदार्थ को तेज खुली आंच पर बिजली या गैस के ग्रिलर के द्वारा पकाया जाता है। इस विधि से खाना जल्दी पक जाता है तथा स्वादिष्ट होता है। तेज खुली आंच पर पकाने का मतलब होता है, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे अच्छे से बताऊँगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आप लोग को। तो तेज खुली आंच का मतलब है कि जैसे आप लोग देखते होइएगा गांव में, ठीक है ना, गांव में अगर आप लोग देखते होइएगा तो चूल्ही जिसको हम लोग कहते हैं चूल्हा, मिट्टी का बना होता है। शहर में उसी को जो है हम लोग गैस वाला, बिजली वाला जो है आंच पर पकाते हैं। गांव में लोग मिट्टी के बर्तन पर, मिट्टी के जो है चूल्हा बना के उसको क्या करता है, उस पर पकाता है भोजन। तो इसमें डायरेक्ट जो है खुली आंच पर पकाते हैं, एकदम तेज जो है दे दिए और धड़ाधड़ जो है भोजन पक कर रेडी हो जाता है। तो इसमें खुली आंच और तेज आंच पर जो भोजन पकाया जाता है तो इससे भोजन जो है जल्दी पकता है और जो है खाना जल्दी कम समय में पक जाता है और स्वादिष्ट भी रहता है। तो ये तेज खुली आंच पर पकाने का मतलब है कि कभी भी आप तेज़ और खुली आंच पर पकाएंगे भोज्य पदार्थ को तो वह बिजली होगा या गैस के ग्रिलर के द्वारा पकाया जाता है। इस विधि के द्वारा खाना जल्दी पक जाता है तथा स्वादिष्ट होता है। तो दूसरा ब्रेजिंग के बाद ग्रिलिंग हो गया, यानी तेज़ खुली आंच पर पकाना, दूसरा मेथड। तीसरा मेथड है भूनना तथा बेकिंग, रोस्टिंग एवं बेकिंग। आप लोग नाम सुने होइएगा कि रोस्टिंग एवं बेकिंग, ठीक है, रोस्टिंग एवं बेकिंग। अब आप लोग को पता होगा कि बहुत लोग कहते हैं कि मैंने ब्रेड को रोस्ट करके खाया, ठीक है, मतलब ब्रेड को जो है, समझ रहे हैं ना। तो इस विधि में खाद्य पदार्थ को बिना ढके सूखी उष्मा द्वारा पकाया जाता है। यह प्रक्रिया तंदूर या ओवन में संपन्न की जाती है। इस विधि से मटन, मछली, आलू, शकरकंद, बैगन आदि को जो है भुना जा सकता है। इस विधि से भोजन को वसा रहित तथा नमी रहित बनाया जाता है। यह खाना बनाने के सबसे प्राचीन विधि है। भुनना एवं बेकिंग, माय डियर, बेकिंग और भुनना, जैसे आप लोग देखते होइएगा कि आप बड़े बड़े भोज में जाते होइएगा, रेस्टोरेंट में जाते होइएगा तो देखते होइएगा कि नीचे जो है आग वाला, मतलब एकदम खुली आंच लगा भी नहीं रहता है, उसमें सिर्फ ऐसा कोयला वगैरह हो गया या कोई भी चीज़ पर जो है इतना उष्मा देता है कि उस उष्मा पर जो है चीज़ों भूंज जाता है या उस पर जो है पक जाता है। जैसे देखते होइएगा तंदूर रोटी को उष्मा पर रख देने से वह जो है पक जाता है। देखते होइएगा एक बड़ा सा ड्राम रहता है और उसके चारों साइड से मिट्टी लगा रहता है और नीचे से उसमें उष्मा जो है हीट जनरेट होता है और उस ड्राम के चारों साइड से बड़े बड़े तंदूर रोटी को उस पर साट दिया जाता है और वह तंदूर बन के तैयार हो जाता है। तो यह बेकिंग यानी भूनने का और सेकने का विधि होता है, ठीक है, भुनना, रोस्टिंग और बेकिंग करना, ठीक है। इसके जरिए आप चाहें तो कोई भी चीज़ को अच्छे से जो है आप लोग क्या करते हैं, भून कर अच्छे से नमी रहित, मतलब सूखा बना सकते हैं। अगर कोई चीज़ सूखा बनाना हो तो उसको भूनते हैं, अच्छे से भूनते हैं। जैसे मान के किसी को अगर जो है तरी अगर नहीं पसंद हो, ग्रेवी अगर नहीं पसंद हो तो उसके लिए भूजा जाता है अच्छे से और पानी नहीं रखा जाता, उसको जो है बिना नमी के ही बना दिया जाता है। तो उस प्रकार के भोजन भूनना और बेकिंग में आता है। तो रोस्टिंग और बेकिंग जो है आपका हो गया यह एक विधि, ठीक है। अब यहाँ पे भूनना तो समझ गए कि कोई भी चीज़ को अच्छे से भूनते हैं सूखी उष्मा पर, विदाउट नमी के, मतलब नमी रहित, जहाँ पे नमी ना हो उस प्रकार के जो है भूनना हो गया, ठीक है। तो ये हो गया। जैसे मानिए आलू के भुजिया, अगर आलू के भुजिया आपको बनाना हो तो बिना नमी को होता है, बिना पानी उसमें रखे होता है और उसको जो है आप क्या करते हैं कि उष्मा में जो है आप उसको अच्छे से उसको भून देते हैं, ठीक है ना, यही होता है। बेकिंग, अब हम लोग रोस्टिंग देख लिए, भूनना देख लिए, अब बेकिंग देखते हैं। बेकिंग में खाद्य पदार्थ को एक बंद ओवन के अंदर रखकर उसमें उत्पन्न होने वाली सूखी उष्मा से पकाया जाता है। पकाए जाने वाले भोज्य पदार्थ को पहले से गर्म किए गए ओवन में रखा जाता है। वहां के चारों ओर से गर्म वायु घिर जाता है और पक जाता है। इस विधि द्वारा मुख्यतः केक, बिस्कुट, ब्रेड आदि को पकाया जाता है। बेकिंग वही होता है, जैसे आप लोग देखते होइएगा कि आपको कच्चा ब्रेड, पक्का ब्रेड भी आता है, ठीक है। कुरकुरे एक होता है जो आप लोग बहुत चाव से चाय के साथ में खाते हैं, कुरकुरा टाइप का। एक होता है नरम ब्रेड होता है। तो यह सब ब्रेड जो है बेकिंग करके ही आता है। अब हॉट ओवन का मतलब होता है कि एक जो है यंत्र होता है सेकने वाला, या यूँ कहा जाए आप लोग देखते होइएगा कि आप लोग देखते होइएगा कि पुआ बनता होगा। पुआ तो क्या किया जाता है, उसको जो है पहले हीट को जनरेट कर लिया जाता है मिट्टी के बर्तन में और उसमें जब हीट बन जाता है तो उसमें चावल के जो
मतलब घोल के जो रखते हैं तो उससे जो है पुआ तैयार हो जाता है। तो यह हीट से जनरेट हो जाता है, जिसमें भाप के द्वारा जो है चीज़ों को बेकिंग कर दिया जाता है उष्मा के द्वारा। यहाँ पे आँच वाँच नहीं लगता है, नीचे से चूल्हा वूल्हा जल नहीं रहा होता है। बस कोई बर्तन है, बर्तन को हम जो है आग पर रख दिए, अब बंद करके, अब आग पर रख देंगे बंद करके तो हीट हो जाएगा, और बंद बर्तन है तो उसके अंदर उष्मा उत्पन्न हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, उसको आग से उतार लेंगे, और चूंकि वह गर्म है उसके अंदर हीट जो है जनरेट है, तो हम क्या करेंगे कि उसमें रख देंगे जो भी ब्रेड बिस्कुट जो भी हमको बेकिंग करना हो उसको जो है उसमें रख कर हम लोग पका लेते हैं, केक बिस्कुट ब्रेड ये सबको। ठीक है, तो ये हमारा बेकिंग मेथड हो गया, समझ गए, जिसमें शुष्क उष्मा में जो है ये चीज़ें पक जाता है उष्मा से ही। ठीक है, चौथा है सिझाना। ठीक है, स्वेटिंग, ठीक है ना, सॉर्टिंग। सॉर्टिंग मतलब सिझाना। इस विधि में कम पानी का प्रयोग किया जाता है तथा भोजन को कम तापमान पर अधिक देर तक पकाया जाता है। ठीक है, इसमें खाद्य पदार्थ पानी में आधा भिगोया जाता है और जैसे ही यह उबलने के निकट होता है आंच कम कर दी जाती है और फिर खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक हल्का उबाल दिया जाता है। यह विधि मांस व काले चने आदि पकाने के लिए प्रयुक्त होते हैं। अब मानिए आपको कोई भोजन जैसे चना हो गया, उसके बाद आलू भी हो गया, ठीक है, मीट हो गया, तो कुछ ऐसे पदार्थ आप बना रहे हैं जिसको सीझने में पकने में समय लगेगा, और अगर आप नहीं सही से उसको जो है पकाइएगा तो कच्चा रह जा सकता है। तो ऐसे पदार्थों को हम लोग जो है सॉर्टिंग मेथड यानी सिझाने के द्वारा जो है पकाते हैं। अब होता है अगर मानिए आप कि मीट आप बना रहे हैं, ठीक है, और मीट को जो है बनाकर और खूब तेज़ आँच कर दिए और पानी रख दिए, तोप दिए, तो क्या होगा कि तेज़ आँच के कारण पानी जल्दी जल्दी शॉर्ट कर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आपका मांस जो है ज्यों के त्यों रह जाएगा, सीझेगा नहीं। ठीक है, तो आपको सीझने के लिए क्या करते हैं कि पहले उसको क्या करेंगे, धीरे धीरे हल्के हल्के पानी रख कर जो है उससे क्या करेंगे, आधा सिझा लेते हैं, फिर उसके बाद पानी रख देते हैं, और कंप्लीट पानी जितना रखना है रखने के बाद हम उसको हल्के जो है टेम्परेचर मतलब आंच को कम कर देते हैं, गैस को कम कर देंगे, और धीरे धीरे तो उसको जो है ज़्यादा देर तक पकाएंगे, जिससे वह अच्छी तरीके से क्या होगा, सिझ जाएगा। अगर आप खूब टेम्परेचर दे दिए, गैस फुल कर दिए, पानी रख दिए, तो मालूम चलेगा कि पानी सब शॉर्ट हो गया, सूख गया, और जो सीझने वाला जो खाने वाला चीज़ है वो कच्चे के कच्चे रह गया। तो सिझाने के लिए हम लोग हल्का हल्का पानी रख के अच्छे से उसको जो है उबालते हैं, और जब उबालने के निकट उबलने लगता है भोज्य पदार्थ तो तापमान को कम कर देते हैं और उसे लंबे समय तक पकाते हैं, जिससे भोजन जो है अच्छे से पक जाता है, सिझ जाता है। ठीक है, तो यह सिझाना मेथड हो गया। इस विधि से मांस, काले चने और कोई भी जो ठोस जो जिसको सिझने में समय लगता हो उसको हम इस तरीका से पकाते हैं। ठीक है, पांचवा है तलना, डीप फ्राइंग। तलने का अब आप लोग देखे होइएगा कि तलने का मतलब क्या होता है, मैं बताता हूँ। दो तरह से जो है खाने को तला जाता है, एक होता है छिछली और एक होता है गहरी। गहरी विधि में खाद्य पदार्थ तेल में पूरी तरह से डुबाया जाता है। इस विधि में पुड़िया, पकौड़े, समोसा, कचौड़ी को बनाया जाता है। छिछला तलने में बहुत कम मात्रा में तेल डाला जाता है। इस विधि में कटलेट, पराठा, डोसा आदि बनाया जाता है। अब हमको है डीप फ्राइंग मतलब क्या होता है, तलना एक विधि है। अब सभी भोजन को हमको मन होता है कोई चीज़ पकौड़ा खाने का, ठीक है, मन होता है समोसे खाने का, मन होता है जो है ब्रेड पकौड़ा खाने का, इडली डोसा खाने का। तो आप लोग देखते होइएगा, आप मार्केट में जाते हैं, ये सब चाइनीज़ जो फास्ट फूड बनता है, देखते होइएगा कि कोई फास्ट फूड को हल्का तेल रखेगा तावे पर और उसको चारों साइड मिला के और उसमें जो है इधर उधर करके आपको दे देगा। तो ये हल्का तेल रख के इधर उधर करके जो देता है तो यह होता है हल्का छिछला हुआ। ठीक है, इसको छिछला हुआ इसलिए कहते हैं कि इसको जो है हल्का सा तेल दे के इधर से उधर करके छिछल के आपको दे देता है। गहरी तला हुआ का मतलब होता है कि भरपूर तेल रखेगा और उसमें छानेगा। ठीक है, जैसे कुछ पकौड़ा हो गया, उसके बाद जो है पकौड़े के बाद हो गए समोसे हो गए, लिट्टी हो गए, बहुत सारी चीज़ें, पूड़ी हो गए, जिसको डायरेक्टली गहरे तेल में डायरेक्टली छाना जाता है। तो यह दो तरीके से तलने का होता है। एक तलना होता है जिसमें हल्का तेल रख के जो है इधर उधर करके बनाया जाता है, तो होता है छिछला हुआ। एक होता है गहरी तला हुआ जिसमें भरपूर तेल में छानते हैं चीज़ों को, तो वह गहरी तला हुआ डीप फ्राइंग होता है। तो यह दो तरीका से तलने का विधि है, समझ गए। अब किसी को तेल नहीं पसंद है, तेल वर्जित है, तो बेचारा हल्के तेल रख के छिछल कर इधर से उधर करके अपना खाता है। अगर कोई भरपूर अगर सोचता है कि नहीं टेस्ट पूरा अच्छे से लेना है तो पूरा भरपूर तेल में छान के खाता है। तो यही चीज़ें हैं, समझ रहे हैं। चलिए, तो दोनों बता दिए। और दोनों मेथड में कौन कौन होता है, छिछला हुआ वाला में परोठा बनता है, डोसा, कटलेट, ये बहुत सारी चीज़ छिछल कर बनता है। ठीक है, अब सातवां में है पोचिंग मेथड। ये सब मेथड याद रखिएगा। जब मेथड याद रखिएगा ना तो इसके अंदर की चीज़ों को आप खुद से भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप चाहे बॉयज़ है या गर्ल्स है, जो भी लोग कैंडिडेट है पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको पता होगा, क्योंकि सब लोग खाना बना रहे हैं। बॉयज़ भी बेचारा खाना बनाना पड़ता है बाहर में, गर्ल्स भी को भी बनाना रहता है। तो इतना होता है कि गर्ल्स को ज़्यादा नॉलेज होगा कि क्या जो है छिछला हुआ होता है, क्या जो है गहरा तला हुआ होता है, क्या भुनना होता है, क्या बेकिंग करना होता है, क्या ब्रेजिंग होता है। तो यह सब चीज़ें होता है। ठीक है, बाकी अब हम नेक्स्ट में आ गए हैं। छठा नंबर है पोचिंग। पोचिंग भी एक खाना
बनाने का तरीका है, एक विधि है। कौन सा होता है? देखिए, यह एक वाष्पीकृत खाना बनाने की विधि है। इसमें खाद्य पदार्थों को तरल पदार्थ जैसे पानी, दूध व वाइन में गिराकर जो है कम तापमान में पकाया जाता है। पोचिंग मेथड का मतलब होता है कि जैसे आप लोग खिचड़ी बनाते हैं, पानी उबलता है, उसमें चावल रख दिए और उसमें जो है चावल पक जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। दूध खीर बनाते हैं हम लोग, तो दूध उबल रहा है, उसमें चावल रख दिए तो क्या होता है, खीर बन जाता है। और दूध भी रहता है, चावल भी रहता है, तो खीर हो जाता है वो। इसी प्रकार से बहुत लोग देखते होइएगा कि वाइन को जो है क्या करता है, वाइन को जो है हल्का सा गर्म करके उसमें कोई चीज़ रख देगा और वो ले सेवन करेगा। मतलब पोचिंग का मेथड मतलब होता है कि कोई ऐसे तरल पदार्थ जिसमें कुछ चीज़ें को रख कर पकाया जाए और वह बनने के बाद भी जो है दोनों का जो है मात्रा आए, दोनों का स्वाद आए, तो ही पोचिंग मेथड होता है, ठीक है। यानी दूध है तो दूध में चावल रख देंगे तो खीर बन जाएगा, तो जब खाएंगे तो चावल दूध दोनों का स्वाद आता है उसमें। उसी प्रकार से पानी में अगर आपको खिचड़ी बनाना हो तो चावल को धोकर उसमें दाल वगैरह सब चीज़ रख देते हैं और उसमें पानी भी रहता है और धीरे धीरे बनकर जो है आपको चावल पानी मिल जाता है, लेकिन रहता तो है पानी और चावल दोनों। तो यह जो है वाष्पीकृत जो है भोजन होता है, जिसमें वाष्प के जरिए जो है ज़्यादा चीज़ें होता है। अगर मानिए आप खिचड़ी बना रहे हैं, अगर पूरा फुल तापमान दीजिएगा तो क्या होगा, पूरा एकदम आपका जो है पानी ख़त्म हो जाएगा, एकदम वो चावल बन जाएगा, खिचड़ी चावल हो जाएगा। तो पोचिंग का मतलब होता है कि कम तापमान पर तरल पदार्थों में कोई चीज़ डालकर बनाया जाए, ठीक है। जिससे होगा ये कि तरल पदार्थ भी नष्ट न होता है और बाकी जो चीज़ रखते हैं तो उसके रखने के बाद जो है वह चीज़ें दूसरा रूप ले लेता है। जैसे दूध उबल रहा है, उसमें चावल डाल देंगे या सेवई डाल देंगे तो वह खीर बन जाएगा, लेकिन पूर्ण तरीका से दूध नष्ट नहीं होता है। क्योंकि उसमें हम हल्के जो है आग पर उससे जो है बनाते हैं। अगर तेज आंच कर देंगे तो दूध खत्म, बच जाएगा उसमें सेवई या सिर्फ चावल। तो ये चीज़ें होता है, पोचिंग मेथड यही है, समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। अब हमारा है सातवां है सिमरिंग मेथड। सिमरिंग का मतलब होता है कि वाष्पीकरण बिंदु से कम तापमान यानी 85 डिग्री सेंटीग्रेड पर पकाना सिमरिंग कहलाता है। मांस और मछली को इस विधि से पकाना चाहिए। अधिक तापमान पर पकाने से रेशे कठोर हो जाते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि वाष्पीकरण बिंदु से ताप, जैसे वाष्प किस बिंदु पर बनने लगता है, तो वाष्प जब बनने वाला आता है तो आपको पता होना चाहिए कि चीज़ें उबलने का स्टार्ट करेगा। तो जो वाष्पीकरण होता है, जैसे मान गए हम 100 डिग्री पर हमारा वाष्पीकरण समझिए कि होगा, तो 100 डिग्री से कम यानी लगभग 85 डिग्री सेंटीग्रेड पर कोई चीज़ को हम पकाते हैं तो वही जो है हमारा, यानी सीधा समझिए सिमरिंग का मतलब होता है कि वाष्पीकरण होने वाले बिंदु से कम तापमान पर पकाना ही सिमरिंग कहलाता है। मांस व मछली को इस विधि से पकाना चाहिए। अब इस विधि से पकाने से होता है कि ज़्यादा अगर आँच देते हैं तो चीज़ें कठोर हो जाता है, ठीक है। कठोर होने पर उसका रेशा जो है कठोर हो जाएगा। जैसे अगर मांस और मछली को पूर्ण तरीका से आप लोग देखते होइएगा कि मछली को ढका नहीं जाता है। क्यों नहीं ढका जाता है, यही कारण है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें देखते होइएगा कि अगर आप लोग जो है आप लोग देखते होइएगा अगर आप मीट बनाते हैं तो देखते होइएगा कभी कभी जो मीट होता है काफ़ी ज़्यादा आपका जो है हार्ड हो जाएगा, टाइट हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं चिमर, ठीक है ना, आम भाषा में। तो चिमर टाइप से एकदम हार्ड जो है खींचने से आपको नहीं खींचाएगा। तो ये कब होता है, जब आप पूरा जो है उसको देते हैं, एकदम आग जो है देते रहते हैं और पूरा जो है वह वाष्प में एकदम जो है सीझी कर जो है वह टाइट हो जाता है। तो ये सिमरिंग मेथड कहता है कि जिस बिंदु पर वाष्प बनता हो, वाष्पीकरण होता हो, उस बिंदु से कम तापमान यानी लगभग 85 डिग्री सेंटीग्रेड पर पकाना ही सिमरिंग कहलाता है, ठीक है। इस पर मांस मछली को पकाया जा सकता है। अधिक तापमान पर अगर पकाइएगा, यानी अधिक तापमान पर पकाइएगा जिस बिंदु पर वाष्पीकरण हो सकता है, उस बिंदु पर अगर आप पकाने लगिएगा तो उसका जो फाइबर होगा भोजन का वह कठोर हो जाएगा, ठीक है। और आखिरी है, आठवां है मेरा उबालना। खाद्य पदार्थों को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पकाना उबालना कहलाता है। आप लोग जानते हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल जो है जमने लगता है, ठीक है। वहीं पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है जल उबलने लगता है। तो आप कहीं भी खाना बनाते हैं और पानी उबलने लग रहा होता है तो इसका मतलब होता है कि आपके पानी के टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। जैसे ही आप पानी को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पूरा कर देते हैं, पानी उबलने लगता है। चाहे आप अपने घर में भी खाना बनाते हैं तो पानी आपका शुरू में क्यों नहीं उबलता है, इसलिए क्योंकि वह ठंडा है, उसका तापमान कम है। लेकिन जैसे जैसे उसमें हीट जनरेट होता है, वाष्प उसमें भरते जाता है उस बर्तन में, तो वह क्या होता है, तापमान बढ़ते बढ़ते जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड प्राप्त कर लेता है वो अपने अंदर वह बर्तन, तो वह पानी उबलने लगता है, या कोई भी चीज़ जो खाना बना रहे हैं उबलने लगता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो उबालने का मतलब ही होता है कि खाद्य पदार्थों को जैसे ही 100 डिग्री सेंटीग्रेड मिलता है तो उबलने लगता है, और जब हम खाद्य पदार्थ को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पकाते हैं तो वही उबालना कहलाता है, ठीक है।
जैसे चावल, दाल, सब्जियां इसी प्रकार उबाल कर पकाई जाती है। अब आप लोग देखते होइएगा कि अगर सब्जी में आपको तरी रखना हो, ग्रेवी रखना हो, तो आप पानी को रखते हैं, तो पानी रखने के बाद वह बरकने लगता है कुछ देर में। तो वह बरकता कब है? जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड मिलता है तो वह उबलने लगता है। उसी प्रकार से दाल भी देखते होइएगा कि दाल काफ़ी हार्ड होता है, उसको जो है बहुत देरों तक उबाला जाता है पानी में। तो यह सब उबालने, चावल भी उसी प्रकार से उबलने लगता है जब उसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड मिल जाता है तो, और उबलने के फलस्वरूप ही यह सब जो है पकता है। ठीक है, तो यही है उबालना। खाद्य पदार्थों को कम पानी में उबालना चाहिए, अन्यथा विटामिन व खनिज नष्ट हो जाती है। अब जब भी आप उबालने के तरीके से खाना बना रहे हैं तो आपको ध्यान होना चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें के चीज़ों को जो है बाहर ना फेंकें, जिससे होगा ये कि आपका जो खनिज है, जो मिनरल है, विटामिन है, वह नष्ट हो जाएगा अगर इसमें के सामानों को आप फेंक दीजिएगा तो। इसलिए ज़्यादा कोशिश करना चाहिए कि चावल को धोकर जब हम बनाए तो उसमें का जो पानी लोग गांव में क्या करता है, निकाल देता है। निकालना नहीं चाहिए, या तो उससे जो है आप, जिसे हम लोग बैठुआ कहते हैं कि भाई कुकर में रख दो बैठ जाएगा, इसी प्रकार से खुला बर्तन में भी जो है वह कुकर की तरह बन सकता है, तो ऐसा बना लीजिए। ठीक है, या अगर आप उसमें के निकाल देते हैं पानी को चावल बनने के बाद तो उसका पुनः प्रयोग कर लीजिए। वो सब विटामिन और खनिज को ही लोग फेंक देता है, गाँव में अक्सर होता है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बाकी 8.8 विधि याद रखिएगा, एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, देख लीजिए, भोजन बनाने के अनेकों विधि है, हम अनेकों विधि से भोजन बना सकते हैं। अब मैंने आपको 8 विधि बताया ना, तो अब ऐसा नहीं करना है कि आपको जैसे जैसे मैंने 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 में जो चीज़ें मैंने बताया गया सीरियल, ऐसा आपको नहीं लिखना है। आप चाहें तो 8वां नंबर को 1 पर लिख दीजिए, 6ठा नंबर को 2 पर लिख दीजिए, तीसरा नंबर को जो है 3 पर लिख दीजिए। आपको बस ये 8 विधि याद रखना है कि इन विधि के जरिए हम भोजन पका सकते हैं तरीके से, और यही इंपॉर्टेंट है। सीरियल इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप 1 से लेकर 8 तक पूरा सीरियल ही रटे, नहीं, बस 8 आपको दिमाग में होनी चाहिए। जो जहां दिमाग में याद आते रहे उसको लिखते चले जाइए डिटेल से। ठीक है, चलिए अब देखिए, पहला मैंने बताया ब्रेजिंग। ब्रेजिंग में मैंने बताया कि 2 होता है, एक भुनना और एक स्टूइंग होता है। दूसरा मैंने बताया था ग्रिलिंग होता है, यानी तेज और खुली आंच में पकाना। ओके, तीसरा होता है रोस्टिंग और बेकिंग, आप लोग पता है, भुनना, और एक होता है बेकिंग करना, जिससे ब्रेड वगैरह बेकिंग करके बिस्कुट वगैरह तैयार किया जाता है। और भुनना के मतलब होता है कि हल्का हल्का जो है पानी रख के हम उसको भूनते हैं, सिझाते हैं कोई चीज़ को। ठीक है, उसके बाद है चौथा है सिझाना। सिझाना का मतलब होता है कि जैसे मीट हो गया, जैसे कोई ऐसे पदार्थ हो गया जिसको सिझने में, जिसको जो है मतलब यूँ कहा जाए तो जिसको जो है अब खाने के अवस्था में लाने के लिए उससे सिझाना पड़ेगा। अगर आप कच्चा चावल खाइएगा तो क्या होगा, समझ रहे हैं, और उसी को अगर हम सिझाते हैं तो क्या करते हैं, पानी में रखते हैं, पहले पानी को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, पानी में चावल रखते हैं, फिर उसे धीरे धीरे जो है कम तापमान पर उसे क्या करते हैं, सिझाते हैं। और सिझने के बाद जब हो जाता है तो हमारा चावल खाने लायक हो जाता है। तो यही कहता है सिझाना, कम तापमान पर भोजन को जो है क्या किया जाता है, उबाला जाता है, और इसमें जो है लंबे समय तक कम आंचों पर जो है इसे पकाया जाता है, जिससे भोज्य पदार्थ खाने लायक और सिझ जाता है। ठीक है, इसमें मांस, चने, हार्ड जो कठोर होता है उसको इस प्रकार से हम बना सकते हैं। 5वां है डीप फ्राइंग, तलना। अब आपको पता है तलना में 2 तरीका है, एक होता है आपका छिछला हुआ और एक होता है गहरी। ठीक है, उसी प्रकार से 6ठा है पोचिंग। पोचिंग मेथड में कि वाष्पीकृत में हम जो है भोजन को बनाते हैं, जिसमें होता है कि कुछ तरल पदार्थ होते हैं और कुछ नए चीज़ों को मिलाकर हम तैयार करते हैं, तो यही वाष्पीकृत हो जाता है। जैसे पानी, दूध और वाइन में कोई चीज़ मिलाकर कम तापमान पर बनाते हैं, तो ये पोचिंग होता है। 7वां है सिमरिंग। सिमरिंग का मतलब है कि जिस बिंदु पर वाष्पीकरण होता हो उससे कम बिंदु पर जो है पकाना ही सिमरिंग कहलाता है। इसमें मांस और मछली को पकाते हैं, अगर अधिक तापमान पर पकाएंगे तो रेशा जो है कठोर हो जाएगा। ठीक है, फाइबर। 8वां है बॉइलिंग। बॉइलिंग समझ रहे हैं कि जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर भोजन हम पकाते हैं वो जो है हमारा उबालना विधि होता है। जैसे चावल, दाल, सब्जी, ये सब उबालने के द्वारा ही जो है तैयार किया जाता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे उबालना मेथड और भोजन पकाने के 8 इंपॉर्टेंट मेथड समाप्त हो गया। एक इंपॉर्टेंट मेथड और है, 9वां मेथड है भाप में पकाना, स्टीमिंग। देख लीजिए, भाप में पकाना इंपॉर्टेंट है, भाप में पकाना। ठीक है, भाप में पकाना। एक और बच गया था, मैंने 8 ही देखा है, यहाँ पे एक और है, देख लीजिए। अब स्टीमिंग, भाप में पकाना। इस विधि में खाद्य पदार्थों को भाप द्वारा पकाया जाता है। ठीक है, खाद्य पदार्थों को भाप में पकाने से पोषक तत्वों की क्षति नहीं होती है। सबसे महत्वपूर्ण जो है यही विधि होता है, क्योंकि सब विधि में कुछ ना कुछ पोषक तत्व का जो है नष्ट होगा ही होगा बनाने में, चाहे वो भुनना हो, बेकिंग करना हो, कुछ भी हो। लेकिन ये भाप वाला जो मेथड होता है ना, इसमें भोजन को सिर्फ और सिर्फ भाप में पकाया जाता है, वाष्प में। ठीक है, स्टीम करके। अब जैसे वाष्प में बनाया जाता है, सॉरी भाप में, तो भाप से जो है पकने वाला चीज़ों का जो है पोषक तत्व नष्ट नहीं होता है, और इस प्रकार से पोषक तत्व जो है बचा रहता है, और जिससे होता है कि भोजन जो है बिल्कुल पौष्टिक मिलता है। तो 9वां हमारा जो पकाने का विधि है स्टीम में, भाप में। बहुत सारे चीज़ भाप में तैयार किया जाता है, पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए
आगे एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, न्यूट्रिशन से ही है यह प्रश्न, कि अगर कुपोषण होने से 5 बीमारी के नाम, इनके रोकथाम लिखना है, मतलब 5 डिजीज लिखना है। बट मैं आपको बताऊंगा 5 नहीं, बहुत सारे बीमारी के बारे में बताएंगे जो पोषण की कमी से होता है। सीधा मैं बताता हूँ कि भोजन में, खाद्य पदार्थों में उपयुक्त जो है प्रोटीन हो गया, ठीक है, विटामिन हो गया, खनिज हो गया, ये सब पोषक तत्व है। और इन पोषक तत्वों के उपयुक्त मात्रा में कमी और बढ़ोतरी होने से ही कुपोषण होता है। सीधा समझिए, कुपोषण ऐसा नहीं है कि पोषक तत्व के कमी से ही होता है, पोषक तत्व के अधिकता से भी जो है व्यक्ति में कुपोषण होता है, ठीक है। तो जैसे ही आपके पोषण आहार में पोषक तत्वों का असंतुलन होता है, मीन्स कम और अधिकता होता है, जिससे असंतुलन उत्पन्न होता है, और असंतुलन होने से व्यक्ति कुपोषित हो जाता है, ठीक है। और यही हमारा कुपोषण होता है। समझ रहे हैं चीज़ों को? चलिए बाकी देख लीजिए। ऐसी अवस्था जिसमें व्यक्ति के शरीर में एक या उससे अधिक पोषक तत्वों की कमी होती है, कुपोषण कहलाता है। वही चीज़ है पोषक तत्व। पोषक तत्व के मतलब क्या? प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट, फैट, जो है खनिज, वसा, ये सब जो है पोषक तत्व है। अगर मान गए आपके शरीर में फैट का बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगा तो क्या होगा? आपको बहुत ज़्यादा सूखी सूखी सी लगेंगे, आप एकदम जो है आपका त्वचा झुर्रीदार लगने लगेगा। वहीं पर अगर फैट बहुत ज़्यादा बढ़ भी जाता है शरीर में तो व्यक्ति मोटा मोटा सा एकदम लगने लगता है, थुलथुल लगने लगता है, तो वो भी सही नहीं होता है। और एकदम से फैट कम जाना भी सही नहीं होता है। मतलब ऐसा होना चाहिए कि व्यक्ति हाँ एकदम हिस्ट पुष्ट लगे, ये भी लगे कि हाँ देह पर मांस भी है, और ज़्यादा दुबला भी नहीं लगे। तो ये सब जो है पोषक तत्वों की कमी से ही होता है। अब जैसे ही हमारे भोजन में, आहार में पोषक तत्व को, चाहे एक हो या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी हो जाता है, तो इसी को हम कुपोषण कहते हैं। समझ रहे हैं चीज़ों को? चलिए, पोषक तत्व क्या होता है मैंने आपको बता दिया। ओके, अब यहाँ पे कुपोषण से होने वाला बहुत सारे बीमारी है, न्यूट्रिशन डिफिशियंसी, बहुत सारे बीमारी है। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कुपोषण यानी कुपोषण से होने वाले बीमारियों की सूची बनाएं। तो चलिए सूची को दिखाते हैं। बहुत सारी सूची है, आप लोग जानते भी है। जैसे क्वास्कियोर होता है, मरासमस सूखा रोग कहते हैं, आंखों पर प्रभाव पड़ता है, हड्डी का रोग रिकेट्स होता है, ऑस्टोमेलेशिया यह भी हड्डी का ही रोग है, टिटेनी होता है, समझ गए, देह हाथ में अंगड़ाई आने लगता है, ऑस्टियोपोरोसिस होने लगता है, बेरी बेरी, पेलेग्रा, घेघा रोग, बौनापन, मैक्सोडिमा, रक्तहीनता, स्कर्बी, ठीक है, और मैक्सोडिमा जो है त्वचा का रोग है। तो ये सब कुपोषण से जो है आपके होने वाला रोग है, ठीक है। 14 यहाँ पे मैंने बताया। अगर आप 10 भी एग्जाम में लिस्ट बना दीजिएगा कुपोषण से बीमारी का तो बहुत ज़्यादा आपके लिए यूजफुल हो जाएगा। याद रखिए ना, बहुत आसान है। स्कर्बी जानते हैं, रक्तहीनता यानी एनीमिया जानते हैं, मैक्सोडिमा त्वचा का रोग है, ठीक है, बौनापन ये भी जानते हैं, घेंघा रोग ये भी जानते हैं, ठीक है, पेलेग्रा ये भी जानते हैं, बेरी बेरी ये भी जानते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस ये भी जानते हैं, टिटेनी ये भी जानते हैं, ऑस्टोमेलेशिया यह भी जानते हैं, रिकेट्स ये भी जानते हैं, आंखों पर प्रभाव यह भी जानते हैं, सूखा रोग ये भी जानते हैं, क्वास्कियोर आप ये भी जानते हैं। तो सब तो आप जानते ही हैं, बस आपको ध्यान में रखना है। खासकर 10 इंपॉर्टेंट इसमें से आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा कि कुपोषण से कौन कौन से बीमारी होते हैं, उसको लिख दीजिएगा। कुपोषण से तो आपके शरीर में लगभग बहुत सारी बीमारी होता है। सूखन वही रिकेट्स है, ठीक है, हड्डी सूखने लगता है, त्वचा का रोग होता है, आंखों में रोग होता है, ठीक है, कमजोरी, वीकनेस, एनीमिया, बहुत सारे रोग होता है कुपोषण से होने से, यानी पोषण में दिक्कत आने से, ठीक है। अब माय डियर बहुत सारे कारण भी हो सकते हैं। आपसे जो है माल न्यूट्रिशन होने का कारण भी पूछ सकता है कि कुपोषण से होने वाले बीमारी के क्या कारण है, कारण बताइए। तो सबसे पहला देख लीजिए, अनेकों कारण में भोजन के विभिन्न पोषक तत्वों को समुचित अनुपात में न मिलना। अब हमारे भोजन में जो भी पोषक तत्व है, जो भी न्यूट्रिएंट्स है, उसका जो है हमारे भोजन में उचित अनुपात में नहीं है। जैसे मान गए कभी खनिज मिनरल ज़्यादा है, कभी विटामिन ज़्यादा है, कभी प्रोटीन ज़्यादा है, कभी कोई चीज़ कम है, तो ये सब संतुलित अनुपात में नहीं रहेगा, तो इससे भी जो है कुपोषण होता है। भोजन का अनियमितता। अब भोजन हमको सुबह शाम समय समय पर खाना चाहिए, ठीक है, भोजन शरीर के लिए उपयुक्त होता है, अच्छा भोजन। और अब भोजन में हमारा अनियमितता है, इरेगुलर है, अभी कर रहे हैं 2 दिन के बाद करेंगे, फिर सुबह करेंगे, फिर रात में नहीं करेंगे, तो इरेगुलर अनियमितता होना भी कारण होता है भोजन का, ठीक है। तीसरा कुपोषण के कारण है परिवार में जनसंख्या का वृद्धि होना, खाद्य पदार्थ, फल सब्जी, दूध दही घी आदि पदार्थों का अभाव। जाहिर सी बातें हैं, आपके परिवार में किसी के परिवार में 5 आदमी है, किसी के परिवार में 15 आदमी है, ठीक है, तो जाहिर सी बातें हैं 15 आदमी वालों के लिए ज़्यादा चीज़ें बनाना पड़ेगा, तो उसमें जो पोषक तत्व का ख्याल है वह कम जाएगा वहाँ पे, लेकिन 5 आदमी वाला समुचित पोषण प्राप्त करेगा। इसीलिए देखते होइएगा कि जिसका घर में
2-3 आदमी रहता है, वह बहुत शरीर उसका हिस्ट पुष्ट देखने में लगता है। लेकिन वहीं पे बात किया जाए जिसके घर में 10 बच्चे हैं, तो देखते होइएगा किसी का पेट निकला, किसी का सर निकला, मतलब कुपोषित हो जाता है। तो ये सब कारण बनता है जनसंख्या वृद्धि। चौथा है पारिवारिक आर्थिक स्थिति का खराब होना। जाहिर सी बात है, परिवार में अगर आर्थिक स्थिति आपका सही नहीं है तो आपके घर में बच्चे या आप खुद कुपोषित हो सकते हैं। नेक्स्ट है 5वां है निर्धनता, बेकारी, अज्ञानता, अस्वच्छ वातावरण में रहना। कुपोषण के कारण ये भी होता है, वही निर्धनता, गरीबी होना, बेकारी मतलब बेरोजगारी होना, अज्ञानता मतलब कोई चीज़ का ज्ञान नहीं, यह सब जो है कुपोषण का कारण होता है। नेक्स्ट है स्वास्थ्यप्रद वातावरण का अभाव। अब आपके वातावरण ऐसा है कि आपके जो है स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद नहीं है, तो ये भी कारण होते हैं कुपोषण का। आवश्यकता से अधिक कार्य करना, निद्रा व आराम की कमी। अब मान गए आप बहुत ज़्यादा काम ही कर रहे हैं, आराम व नींद कम ले रहे हैं, तो इससे भी जो है आपको कुपोषण के शिकार आप होने लगिएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। शराब, गुटखा, सिगरेट आदि नशीले वस्तुओं को सेवन करने की प्रवृत्ति होना। अब मान गए आप जो है शराब लेंगे, गुटखा लेंगे, सिगरेट लेंगे और ये सब लेते हैं, लेकिन आप घी मलिदा खाते हैं, तो जो गलत चीज़ें हैं वह सही चीज़ों को कभी आगे नहीं बढ़ने देगा और आपका शरीर जो है कुपोषित हो जाएगा। हमारा शरीर कुपोषित कब होता है? जब हमारे शरीर में न्यूट्रिशन की कमी होती है, पोषक तत्वों की कमी होती है। और ये पोषक तत्व कहाँ से मिलता है? हम जो भोजन करते हैं उसी से मिलता है। अगर हमारा भोजन में अच्छा से पोषक तत्व होगा तो बॉडी को मिलेगा, अगर नहीं भोजन बढ़िया होगा तो उसमें पोषक तत्व नहीं होगा, पोषक तत्व नहीं होगा तो बॉडी को ना मिलेगा, सीधी सी बातें हैं। तो ये सब भी कारण होते हैं। ठीक है, बहुत तो कारण होते हैं कुपोषण को आपको लिखना है। बाकी अब हम यहाँ पे रोकथाम और प्रबंध देखते हैं कि अगर किसी को कुपोषण होता है या कुपोषण के कोई भी बीमारी होता है तो उन बीमारियों के रोकथाम प्रबंध कैसे करेंगे, चलिए बताते हैं। यह प्रश्न पूछा गया है, आप ऐसे मत पढ़िए, पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले परिवार को पर्याप्त पोषण का शिक्षा प्रदान करेंगे। अब आपको जीएनए में पोषण के बारे में क्यों पढ़ाया जाता है, स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में क्यों पढ़ाया जाता है? ताकि आपके नॉलेज रहे तो आप जाकर जहां भी आप जॉब करेंगे आप अपने आसपास में लोगों को सुझाव देंगे, स्वास्थ्य शिक्षा देंगे कि कैसा पोषण लेना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो ये जो है परिवार को पर्याप्त पोषण और शिक्षा प्रदान करना पहला जिम्मेदारी है। दूसरा, रोकथाम प्रबंध में गर्भवती स्त्री को पूर्ण पोषित व संतुलित आहार लेने की सलाह देनी चाहिए। अब होता यह है कि खासकर गांव के एरिया में, ग्रामीण एरिया में जो महिला प्रेग्नेंट रहती है, गर्भवती रहती है, तो अपने ऊपर उतना ख्याल नहीं रखती है, ना ज़्यादा आराम करेगी, दिन भर काम करती है, ना ज़्यादा उसका खाना पीना सही रहेगा, नॉर्मल खाना खाएगी। जब उसको पता है कि हम प्रेग्नेंट है तो हमको जो नॉर्मल आवश्यकता है उससे आवश्यकता से बढ़ जाता है। इसीलिए देखते होइएगा अच्छे घर में जो है जब फीमेल प्रेग्नेंट होता है तो उसको अच्छे अच्छे चीज़ से संतरा, आयरन वाला सामान सब, उसको जो चीज़ मन होता है बहुत चीज़ खिलाया जाता है। ठीक है, ये सब क्यों? क्योंकि उसके शरीर का डिमांड बढ़ जाता है प्रेगनेंटी के टाइम में, ये चीज़ ध्यान में रखना चाहिए। तो इसलिए गर्भवती स्त्री को पूर्ण पोषण और संतुलन आहार की सलाह देना चाहिए आपको, जिससे कुपोषण रोक सके वह स्त्री में भी और होने वाले बच्चा में भी। ठीक है, आगे है भोजन का चयन, मतलब भोजन का जो सिलेक्शन होना चाहिए, खाद्य पदार्थों के पोषक तत्वों के बारे में जानकारी प्रदान करना। अब कैसा भोजन के सिलेक्शन करें? अगर हम बीमार हैं तो कैसा भोजन का सिलेक्शन करें? अगर एडल्ट है तो हमारे बॉडी के लिए कौन सा चीज़ नीड्स है? अगर हम बच्चे हैं, किशोरावस्था में है, तो हमारा शरीर इस समय विकास करने का टाइम है, तो कैसा भोजन को सिलेक्शन करना चाहिए, इस चीज़ के बारे में बताना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। शिशु को पर्याप्त रूप से स्तनपान कराने की सलाह माँ को देना चाहिए। अब जो बच्चा स्तनपान सही से पूरे टाइम नहीं कर पाता है वह बच्चा कुपोषित हो जाता है, तरह तरह की बीमारी घेरने लगता है। तो वैसे जो है हम क्या करेंगे, माता को शिक्षा देंगे कि आप अपने बच्चे को पहले पूर्ण जितना समय है को जो है स्तनपान जरूर कराएं, कंप्लीट कम से कम 6 महीने तो जरूर ही करवाएं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें को जो है ध्यान रखना। आगे है 5वां, भोजन पकाने की उचित विधियों व भोजन संरक्षण के तरीकों के बारे में ज्ञान प्रदान करना। अब भोजन को कैसे सुरक्षित रखना है, भोजन को कैसे पकाना है ताकि भोजन से ज़्यादा पोषक तत्व न नष्ट हो, इन चीज़ों के बारे में लोगों को बताना चाहिए। ठीक है, जिससे कुपोषण को रोका जा सकता है। ठीक है, आगे है गरीबी व निर्धन व गरीब। पॉइंट है कि गरीबी व निर्धन रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को सरकार द्वारा सहायता व खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना। अब आप लोगों को पता हो नहीं है तो मैं बता दूं, सरकार के द्वारा बहुत सारे स्कीम चलाई जाती है कि जो गरीब है, जो असहाय है, उसको जो है भोजन उपलब्ध कराया जा सके, उसको जो है भोजन के लिए खाद्य सामग्री दिया जाए। तभी देखते होइएगा कि पर सदस्य 2 केजी या 3 केजी जो है दिया जाता है। तो या कितना दिया जाता है आप लोग देखते होइएगा, जो गाँव में मिलता है सबको, ये चीज़ें है।
तो जो गरीबी व निर्धन जीवन यापन उससे नीचे का है तो सरकार द्वारा उसे सहायता किया जाता है। स्कूली बच्चे के लिए मिड डे मील द्वारा उचित पोषण प्रदान किया जाता है। अब सरकार इतना व्यवस्था कर दी कि बच्चा अगर 10 बजे पढ़ने जा रहा है तो उससे जो है गांव के बच्चा है और दोपहर में लंच नहीं ले जा रहा है तो सुबह का खाया हुआ सीधा अगर शाम में लौटेगा तो उसको दिन में बहुत दिक्कत हो जाएगा, शरीर को एनर्जी नहीं मिलेगा। तो इसके लिए सरकार मिड डे मील चालू करवाई ताकि बच्चे को बीच में कुछ नाश्ता टाइप में भोजन मिल जाए, ठीक है ना। तो इसके लिए जो है उससे पोषण मिल जाएगा बच्चे को। 8वां है पोषण की गलत आदतों को दूर कर अच्छा पोषण अपनाने के लिए व्यक्ति व परिवारों को प्रेरित करना चाहिए। आप कुछ गलत जो है सेवन कर रहे हैं, कोई व्यक्ति जैसे तंबाकू, खैनी, बीड़ी ये सब सेवन कर रहा है या वाइन वगैरह ले रहा है तो इन सबको जो है मना करके अच्छे पोषण लेने के लिए सलाह देना, जिससे भी कुपोषण को रोका जा सकता है। आगे है 9वां है माय डियर, सभी को संतुलित आहार का महत्व समझाना। सभी व्यक्ति को ये चीज़ें समझाना कि अगर आप संतुलित बैलेंस डाइट लेते हैं तो आपके इसके क्या फ़ायदे होते हैं, ठीक है। 10वां है कुपोषण दूर करने के लिए विभिन्न संस्थाओं जैसे विश्व बैंक, यूनिसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन आदि द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों को विधिवत रूप से उपयोग करना। अब 10वां पॉइंट यही कहता है कि कुपोषण को दूर करना है तो जो वर्ल्ड बैंक है, जो यूनिसेफ है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, इसके द्वारा तमाम ऐसे जो है योजना चलाए जाते हैं। इन योजनाओं कार्यक्रमों को विधिवत रूप से उपयोग करना सबको बताना चाहिए कि सबके जो है योजनाओं को कार्यक्रमों को उपयोग करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि विश्व बैंक भी, यूनिसेफ भी और विश्व स्वास्थ्य संगठन भी पूरे विश्व लेवल पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में बच्चे के लिए, मातृत्व के लिए, परिवार नियोजन के लिए सब जो है काम करता है, ठीक है ना। आगे है 11 बेरोजगारी दर को कम करना चाहिए, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों को ट्रेनिंग करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को करना चाहिए कि अपना जीविका जो है प्राप्त कर सके, ठीक है ना। मतलब बेरोजगारी दर कम करना चाहिए जिससे व्यक्ति अपना अच्छे से मेंटेन कर सके, ठीक है। लोगों में जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए, बिल्कुल सही है। लोगों में जागरूकता दिलाना चाहिए कि कैसे पोषण लेना चाहिए, किस टाइम पोषण का क्या महत्व है, विभिन्न प्रकार के चीज़ों से अवेयरनेस जो है लोगों में लाना चाहिए। 13 है एनीमिया के रोकथाम हेतु लौह युक्त पोषण लेने की सलाह दी जाती है। अब ये जो एनीमिया होता है यह मेल फीमेल बच्चा सब में हो सकता है, तो इसलिए एनीमिया के रोकथाम के लिए, और चूंकि एनीमिया एक जो है पोषण पर बहुत डिपेंडेंट होता है, पोषण के लिए आयरन युक्त जो है लौह युक्त पोषण लेने के ज़्यादा से ज़्यादा सलाह देंगे, ठीक है। 14 नंबर है उचित आहार वाला पोषण व्यवस्था करनी चाहिए। अब ऐसा व्यवस्था पोषण का करना चाहिए जिसमें संपूर्ण पोषक तत्व मौजूद हो, न्यूनतम पोषक तत्व मौजूद हो, जो व्यक्ति को न्यूनतम चाहिए उतना मिल जाए, ऐसा पोषण का व्यवस्था जो है करवानी चाहिए, ठीक है। डिसइंफेक्शन इसके जो है मेथड्स के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में चीज़ें हैं सबको विसंक्रमण किया जाता है यूज होने के बाद। तो ये पढ़ा जाता है, पता किया जाता है कि आप किन किन चीज़ों का उपयोग करके संक्रमण से मुक्त, संक्रमण से साफ जो है कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको सेकेंड ईयर में भी पढ़ना है, तो अभी ही क्यों नहीं आप कंप्लीट अच्छे से कर लीजिए कि सेकेंड ईयर में ज़्यादा दिक्कत आपको ना हो, ठीक है। तो चलिए जितने भी लोग हैं अभी मैं फर्स्ट ईयर वाले के लिए चलिए शुरू करता हूँ, ठीक है। माय डियर, बीज संक्रमण की मुख्यतः 3 विधि होते हैं, बहुत आसान है। एक नेचुरल मेथड होता है, एक फिजिकल मेथड होता है और एक केमिकल मेथड होता है। यह 3 तरीके से 3 विधियाँ होती है जो किसी भी चीज़ को हम बीज संक्रमण कर सकते हैं इसे अपनाकर। जो नेचुरल विधि है उसमें होता है सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश तो नेचुरल है। अब मानिए हमें बहुत चीज़ ऐसे होते हैं जहाँ से हम धूप में रख देने से उसका जो है उस पर का कीटाणु सब खत्म हो जाता है। तो अगर धूप से, ठीक है ना, सूर्य के प्रकाश से अगर कीटाणु खत्म हो जाता हो, सूक्ष्मजीव खत्म हो जाता हो, तो वह हमारा प्राकृतिक विधि बन जाएगा। सब कीटाणु नहीं खत्म होता है, समझ लीजिए। कोई कोई बहुत पावरफुल होता है इसलिए वह जो है सूर्य के प्रकाश से भी नहीं होता है, तो उसको आगे हम लोग फिजिकल या केमिकल का यूज करते हैं। उसी प्रकार हवा होता है, हवा से भी जो है सूक्ष्म जीवों को हम लोग संक्रमण से मुक्ति कर सकते हैं। तो यह दोनों के दोनों हमारा प्राकृतिक नेचुरल मेथड है, ओके। बी नंबर है भौतिक विधि। फिजिकल मेथड के मतलब होता है कि जो फिजिक्स जो हमारा कहता है उसका उपयोग करते हैं, फिजिकल गुणों को यूज करते हैं। जैसे शुष्क उष्मा, ठीक है, शुष्क उष्मा का उपयोग करते हैं, लाल ताप का उपयोग करते हैं, ज्योति का उपयोग करते हैं, भस्मीकरण मतलब जलाना का प्रयोग करते हैं, हॉट एयर ओवन का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो एस और आर्द्र उष्मा का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद है उबालना, पाश्चुराइजेशन, वैक्सीन बाथ, ऑटो
ऑटोक्लेविंग, यह भी हमारा फिजिकल मेथड ही है, ठीक है। उसके बाद है विकिरण, ये सब रेडिएशन वाला है, ठीक है। एक्सरे हो गया, आयनिक किरण हो गया, पराबैंगनी किरण हो गया, तो यह सब विकिरण के यूज करके जो है हम किसी भी चीज़ को संक्रमण से मुक्ति करेंगे तो वह हमारा जो है आयनिक प्रकार के भौतिक होगा। उबालना, पाश्चराइजेशन, वैक्सीन, बात, ये सब जो है हमारा आर्द्र ऊष्मा में आता है। अगर आर्द्र ऊष्मा की बात करेगा तो इस सब में ऊष्मा बनता है लेकिन वह आर्द्र होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा उसमें ह्यूमिडिटी होती है, आर्द्र होती है। ऐसे ऊष्मा में चाहे उबालना हो, चाहे पाश्चराइजेशन हो, चाहे वैक्सीन बात हो या ऑटोक्लेविन हो, ये सब में जो है आर्द्र ऊष्मा बनती है और यह आर्द्र ऊष्मा बहुत ज़्यादा सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देता है, ठीक है। तो यह वाला एक में है, ठीक है। विकिरण में ये सब का उपयोग होता है और शुष्क ऊष्मा में हम लोग जो है लाल ताप का, ज्योति का, भस्मीकरण का और हॉट एयर ओवन का, जहाँ पे ऊष्मा जो है बिल्कुल शुष्क रहता है, सिर्फ और सिर्फ ऊष्मा रहता है तो शुष्क ऊष्मा होगा। आर्द्र ऊष्मा होता है जहाँ पे मॉइस्चर के साथ, नमी के साथ में ऊष्मा होता है तो वह हमारा आर्द्र ऊष्मा हो जाएगा। और विकिरण वाला में जानते हैं अल्ट्रा वायलेट रे, एक्सरे रे, आयनिक रे, जो भी है ये सब है। तो ये सब के सब जो है हमारा चाहे ऊष्मा हो, शुष्क ऊष्मा हो या आर्द्र ऊष्मा हो या उबालना हो या फिर जो है हमारा जो है क्या चीज़ हो, विकिरण हो, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि भौतिक मेथड में शुष्क ऊष्मा पॉइंट पहला बनेगा, दूसरा आर्द्र ऊष्मा बनेगा, तीसरा उबालना बनेगा और चौथा विकिरण बनेगा। उबालना, ठीक है, इसी आर्द्र ऊष्मा में ही आता है, तो आप लोग ध्यान में दीजिएगा, चीज़ों का आप लोग समझ गए। चलिए अब तीसरा है रासायनिक विधियाँ। रासायनिक विधियाँ का माय डियर मतलब होता है केमिकल मेथड्स। अब ऐसे मत समझिए, क्वेश्चन 10 नंबर में भी पूछ लेता है तो आपको जो है इसको ध्यान देना पड़ेगा। माय डियर रासायनिक विधियाँ हैं, केमिकल मेथड है। अब मान गए फिजिकल से भी ना हुआ, केमिकल से भी कोई सूक्ष्मजीव नहीं नष्ट हुआ तो उसके लिए हम रासायनिक अपनाएंगे, जैसे ठोस हो गया, द्रव हो गया और गैस हो गया। यह तीनों रूप जो है अलग अलग जो है रासायनिक पदार्थ तीनों रूप में पाए जाते हैं, जिसको हम लोग आगे देखेंगे। चीज़ों को समझ गए। चलिए अब इसको हम लोग डिटेल से आगे डिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि अगर 10 नंबर में पूछेगा तो आपको डिटेल में बताना पड़ेगा। अब हम लोग जो जो देखे हैं उसी को डिटेल में लिख देंगे सिर्फ, ठीक है। जैसे प्राकृतिक विधियाँ ए नंबर में हम लोग देखे हैं, उसमें 2 विधि है, एक सूर्य का प्रकाश और एक हवा, ठीक है ना। तो सूर्य के प्रकाश में कैसे हम किसी चीज़ को जो है फ्रेश करेंगे, संक्रमण से मुक्त करेंगे, देख लीजिए। सूर्य का प्रकाश बीज संक्रमण के सबसे सस्ती विधि है, क्यों? क्योंकि यह फ्री में मिल जाएगा, हर कोई को कहीं भी मिल जाएगा। गामा किरणें में भेदन की सर्वाधिक क्षमता होती है एवं इसके उपयोग से बिस्तर या फर्नीचर को बीज संक्रमित किया जा सकता है। अल्ट्रा वायलेट किरणें जीवाणु तथा कुछ विषाणुओं के लिए घातक होती है। माय डियर ये जो सूर्य के प्रकाश होता है, तो अगर सूर्य के प्रकाश समझिए, सूर्य के प्रकाश में बहुत जो है अल्ट्रा किरण होता है, ठीक है ना, उसमें गामा किरण भी होता है, लेकिन सूर्य इतना ना दूरी है कि हमारे बॉडी तक आते आते उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा कम जाता है। अगर आप सूर्य के नज़दीक में जाने का प्रयास कीजिए तो सूर्य के कितना 1000 किलोमीटर पहले ही आदमी जो है पिघल जाता है मोम के जैसे, इतना सूर्य में टेम्परेचर है। तो आप लोग जानिए कि उसमें तो किरण होगा ही होगा। यही कारण है कि हमारे देश के साथ साथ अन्य देश भी चंद्रमा पर फतह किया है, बट सूर्य पर अभी कोई नहीं जा पाया है। सूर्य पर कोई जा पाया है अभी तक देखे हैं? क्यों? क्योंकि सूर्य पर जाना संभव ही नहीं है। इतना ज़्यादा टेम्परेचर है कि देखा जाता है कि कितना 1000 इधर जो है आदमी पिघल कर एक मोम के समान हो जाता है। समझ सकते हैं, लोहा मिनटों नहीं लगेगा, सूर्य के नज़दीक मात्र जाने से ही लोहा पिघल जाएगा। तो इतना ज़्यादा टेम्परेचर है। तो हमारे बॉडी तक आते आते सूर्य का रोशनी जो है उतना नहीं पड़ता है, लेकिन देखते होइएगा जब ज़्यादा हीट होता है, ज़्यादा तापमान बढ़ता है तो हमारा लगता है स्किन जलने लगा है, अगर धूप में थोड़ा देर रह जाते हैं तो वह कहीं ना कहीं हमारे स्किन को वही किरण इफेक्ट करता है। तो यही किरण सूक्ष्म जीवों को भी नष्ट करेगा। अगर मान के कोई सामान को अगर आपको नहीं देखते होइएगा कि लोग क्या करते हैं कि अपने पुराने पड़े हुए चीज़ों को क्या करते हैं, बाहर निकाल के धूप में रख देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें कोई सूक्ष्म जीव होगा तो नष्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यह जो है सस्ती विधि होती है। दूसरा है आपका वायु। वायु का मतलब होता है कि रोगाणु में नमी में वृद्धि करते हैं, ठीक है। रोगाणु जो होता है सूक्ष्मजीव वह नमी में वृद्धि करता है, बात सही है। हवा में सुखाकर कई वस्तुओं को रोगाणु रहित किया जा सकता है। गर्म हवा नमी को सोख लेती है जिससे वस्तुएं शुष्क हो जाती है। इस प्रकार शुष्कता के कारण रोगाणुओं की वृद्धि रुक जाती है जिससे वह नष्ट हो जाती है। माय डियर देखते होइएगा आप लोग कि डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर आपको दाद खाज खुजली दिनाई है तो डॉक्टर कहते हैं साफ़ सुथरा रखिए, ठीक है।
और शुष्क रहिए, नमी नहीं रखिए, क्योंकि नमी से वह और ज़्यादा सूक्ष्म जीव का वृद्धि होगा। तो हवा के द्वारा हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को हवा में भी रखते हैं। देखते हुए कभी कभी जहाँ ज़्यादा गर्म होगा वहाँ गर्म हवा आता है प्रकृति का भी, तो वहाँ पे क्या होगा कि आप कोई भी सामान को रखेंगे तो उसके अंदर का जो नमी होगा, नमी खत्म हो जाएगा। जब नमी खत्म हो जाएगा तो सूक्ष्म जीव का वृद्धि रुक जाएगा और वह फिर नष्ट भी हो जाएगा। तो ये हवा और प्राकृतिक विधि जो है हमारा सूर्य का प्रकाश, ये दोनों प्राकृतिक विधि है जो सभी को मिल सकता है, बिल्कुल आसान है, कोई इसमें जटिल नहीं है करने में। ठीक है, तो ये हमारा 2 विधि हो गया विसंक्रमण करने का। बी नंबर है माय डियर, ये थोड़ा बड़ा है, भौतिक विधि। भौतिक विधि अब आपके एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकते हैं कि डिसइंफेक्शन होता क्या है, इसके भौतिक विधि का जो है चर्चा करें। तो अगर सिर्फ भौतिक विधि पूछेगा तो यहाँ से लिखिएगा, बाकी भौतिक विधि बहुत महत्वपूर्ण है, इसको समझिए। भौतिक विधि भी निम्न प्रकार से है, जो ऊपर आप लोग देख चुके हैं, शुष्क उष्मा, मॉइस्चर, आर्द्र उष्मा भी देख चुके हैं। शुष्क उष्मा में लाल ताप आता है। ठीक है, शुष्क उष्मा में हम लोग देखे हैं ना लाल ताप। लाल ताप का मतलब है लाल ताप के द्वारा धात्विक वस्तुओं को विसंक्रमित किया जाता है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए लाल ताप रेड हीट होता है, उसमें लाल ताप उसी में होता है जो जिसमें धात्विक गुण होता है। तो अगर मान गए हॉस्पिटल में या कहीं किसी वस्तु को हमें संक्रमण से मुक्त करना है, संक्रमण से मतलब फ्रेश करना है, और वह अगर धात्विक वस्तु है, धातु का वस्तु है, तो उसको हम लाल ताप रेड हीट का इस्तेमाल करेंगे उसके विसंक्रमण करने में। ठीक है, इसमें विसंक्रमित की जाने वाली वस्तुओं को जलती हुई लौ के ऊपर लाया जाता है तथा उन्हें लौ के ऊपर तब तक रखा जाता है जब तक कि ताप के कारण मौजूद सभी रोगाणु नष्ट नहीं हो जाते हैं। अब जैसा देखते होइएगा कि लाल ताप मतलब ऐसा ताप जहाँ पे बिल्कुल लाल हो जाए वह जल के, और उसके ताप के निकट जो है वह वस्तुओं को लाते हैं जो वस्तुएं को हमें विसंक्रमण करना हो, संक्रमण से मुक्त करना हो। ठीक है, तो यह लाल ताप हो गया। ताप में शुष्क उष्मा होता है, इसमें कोई नमी नहीं होगा। दूसरा है ज्योति द्वारा, फ्लेमिंग द्वारा। अब ज्योति का मतलब होता है ऐसे संक्रमित पदार्थ जो कि आग से जलते नहीं हैं, उन्हें विसंक्रमित करने के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है, जैसे कांच की स्लाइड, कल्चर ट्यूब्स के मुंह। माय डियर, ऐसे ज्योति द्वारा, फ्लेमिंग द्वारा ऐसे वस्तुओं का हम जो है विसंक्रमण करेंगे जो आग से जलता नहीं है। ठीक है, मतलब अगर थोड़ा मोड़ा अगर उसके फ्लेमिंग लगाया जाए, ज्योति लगाया जाए उसके सामने, तो वह आग से जले नहीं। ठीक है, तो ऐसे वस्तुओं का जो है हम इससे करेंगे, क्योंकि ये जो होगा, ये आपका जो फ्लेमिंग होगा, डायरेक्ट किसी वस्तु को हम दिखाएंगे तो अगर जो जलने वाला होगा उसमें तो आग पकड़ लेगा, लेकिन वैसे वस्तु में नहीं करेंगे जो जल रहा होगा। जो नहीं जलता होगा आग से, वैसे वस्तुओं को जो है हम ज्योति के द्वारा विसंक्रमित करेंगे। और ऐसे विधि में जैसे शीशा के बना हुआ कोई स्लाइड होता है या कल्चर ट्यूब जो होता है, इस सब को जो है हम फ्लेमिंग से कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा है भस्मीकरण। भस्मीकरण के मतलब होता है जलाना। अब मान गए यह विसंक्रमण के सबसे उत्तम विधि है। इस विधि में किसी भी चीज़ को आप जला दीजिएगा तो वह पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएगा, और उसके अंदर अगर कोई भी सूक्ष्म जीव मौजूद होगा तो वह नष्ट हो जाएगा। लेकिन इसका विधि का एक ही डिमेरिट है कि जलाने के बाद कोई सामान को हम उपयोग कर नहीं सकते हैं, वो तो राख बन जाता है, मिट्टी हो जाता है। तो भस्मीकरण में अगर मान गए कोई ऐसे खतरनाक व्यक्ति है जिसका सर्जरी हुआ है लेकिन उसको HIV हुआ था या उसको बहुत ज़्यादा खतरनाक बीमारी है, तो उसको जो है क्या किया जाता है, उसके जितने भी सामान उसके ड्रेसिंग में वगैरह में यूज हुआ है सबको जला दिया जाता है ताकि किसी में प्रवेश ना करे। भस्मीकरण द्वारा देख लीजिए यहाँ पे, भस्मीकरण द्वारा संदूषित रुई के पोहे, रुई जो होता है, संदूषित कपड़े, ड्रेसिंग वाला आदि को नष्ट किया जाता है। भस्मीकरण के दौरान निकले जो भी जहरीले पदार्थ है, चाहे वो बॉडी से जो निकला है ब्लड उलड के थ्रू, उसको पर्यावरण को दूषित कर सकता है। ठीक है, तथा मानव में अनेक बीमारियां उत्पन्न कर सकता है। मानिए किसी व्यक्ति का ड्रेसिंग किए रुई में, रुई से ब्लड उलड लगा है, पीप में बाद लग गया। ठीक है, उसके बाद हो सकता है बोले कोई ड्रेसिंग वाला कपड़ा है जिसमें ड्रेसिंग से निकला हो, या और चीज़ें हो सकता है जो व्यक्ति से डायरेक्ट जो है कनेक्ट हो, व्यक्ति का डायरेक्ट उसमें कुछ ना कुछ लगा हो। तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं कि वैसे पदार्थों को हम जला ही देते हैं। ठीक है, जो इसका दोबारा हमको उपयोग नहीं करना है और हमें पता है कि इससे भारी जो है लोगों को नुकसान हो सकता है, तो उसको हम छोड़ते नहीं हैं, उसको भस्मीकरण कर देते हैं, मतलब भस्म कर देते हैं, इंसिनरेशन कर देते हैं, जलाकर उसे नष्ट कर देते हैं। तो यह विधि हो गया।
चौथा है हॉट एयर ओवन। हॉट एयर ओवन का मतलब होता है यह एक इक्विपमेंट होता है हॉट एयर ओवन, जिसमें बिल्कुल शुष्क उष्मा होता है, बिल्कुल विदाउट नमी के उसमें उष्मा उत्पन्न होता है। ठीक है, ये जो है ओवन भी संक्रमित उपकरण को विसंक्रमित करने की प्रभावशाली विधि है। इसमें संक्रमित पदार्थों को 160 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर लगभग 1 घंटे तक रखा जाता है। माय डियर, हॉट एयर ओवन एक खुद उपकरण है। अगर आपको मान गए सर्जिकल में या कुछ ऐसे उपकरण हैं जिसको आपको जो है क्या करना है, विसंक्रमित करना है, फ्रेश करना है, तो हम इस हॉट एयर उपकरण में उस सारे उपकरण को रख देते हैं और इसमें सेल्सियस 160 डिग्री पर जो है तापमान उत्पन्न करता है, जो बिल्कुल शुष्क होता है, उसमें कोई नमी नहीं होता है और 1 घंटे तक रखने से वह सारे उपकरण विसंक्रमित हो जाता है और यह बहुत प्रभावशाली होता है। समझ सकते हैं, अगर 160 डिग्री सेल्सियस अगर तापमान रहेगा तो वो तो समझिए जला ही देगा, लेकिन एक प्रकार से होता है कि यहाँ पे आग नहीं होता है, सिर्फ ऊष्मा होता है, गर्मी हीट बोलते हैं जिसको। ठीक है, ये हो गया। अब पहला मेरा यहाँ पे हो गया आर्द्र ऊष्मा समापत, पहला पॉइंट आर्द्र ऊष्मा है। अब हम लोग देखेंगे मॉइस्ट ऊष्मा। अब ऐसा ऊष्मा जिसमें मॉइस्चर भी हो, नमी भी हो। ठीक है, नमी के साथ में ऊष्मा उत्पन्न करता हो। पहला आ गया उबालना। अब मानिए किसी भी चीज़ को आप उबालते हैं, पानी को उबालते हैं और पानी में हम किसी पदार्थ के रख देंगे तो क्या होगा, उस पदार्थ में जितना भी अगर उसके सतह पर सूक्ष्म जीव मौजूद होगा वह सब के सब जो है उसी समय नष्ट हो जाएगा। अगर पानी को हम खौला दें, पूरा उबाल दे, तो वह पानी उबलने लगेगा। अगर उसमें आप कोई भी वस्तु को रखेंगे तो वह वस्तु को बिल्कुल विसंक्रमण कर देगा, साफ कर देगा, संक्रमण से मुक्त कर देगा। तो वही विधि उबालना होता है और यह सबसे प्राचीन और सस्ती विधि है। आप इसको अपने घर पर भी कर सकते हैं। ठीक है, यह घरेलू वातावरण में भी इसका उपयोग किया जाता है, लोग करते हैं। पानी चूँकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलने लगता है। ठीक है, तो अगर 10 मिनट तक इसमें हम किसी भी रोगजनक जो रोग उत्पन्न कर सकता है ऐसे जो है सामानों को हम उसमें रखते हैं और यह औजारों की रोगाणुनाशक की समान व विश्वसनीय विधि है। होता यह है कि उबालने से, मान गए हम पानी उबाल दिए, एकदम उबाल दिए, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी उबलने लगा, हम चाहे उसमें कोई भी उपकरण को रख देंगे और रखने के बाद क्या होगा कि उसके अंदर का जो भी सूक्ष्म जीव होगा वो उपकरण से नष्ट हो जाएगा। तो यह उबालने का विधि है। अब इसमें ऊष्मा भी है और नमी भी है। ठीक है, तो यह इसीलिए इससे जो है आर्द्र जो है मॉइस्चर ऊष्मा कहा गया है, आर्द्र ऊष्मा। ठीक है, आर्द्र ऊष्मा का ये सब प्रकार है। अब बी नंबर आता है पाश्चुराइजेशन। पाश्चुराइजेशन का मतलब होता है निर्जीवाणुकरण। अब आप लोग जो दूध वगैरह खाते हैं पैकेट वाला, सुधा का, अमूल का, ये सब पाश्चुराइज किया होता है। अगर पाश्चुराइज किया नहीं रहेगा तो इतना दिन तक जो फ्रिज में रख कर रखने के बाद भी ख़राब नहीं होता है तो जो है यह काम में रहता है। अगर यह पाश्चुराइज किया हुआ नहीं रहेगा तो धीरे धीरे इसमें जो पहले सूक्ष्म जीवाणु आता है वह धीरे धीरे अपने जो है और ज़्यादा वृद्धि करेगा और दूध में जो है पीलू फट जाएगा, पीलू लग जाएगा। ठीक है ना, तो यही कारण होता है कि इसे पाश्चुराइज करके पैकिंग किया जाता है और फिर इसे फ्रीजिंग में रखा जाता है। तो निर्जीवाणुकरण पाश्चुराइजेशन में यह रासायनिक संगठन में परिवर्तन लाए बिना, मतलब ये पाश्चुराइज जो एक ऐसा विधि होता है कि रासायनिक विधि होता है कि आप जो है जैसे दूध से दही बनना, ठीक है, दूध से दही बनना, तो दूध से दही बनना मतलब दूध से दही बन गया तो वो दही वापस से दूध बनेगा? नहीं बनेगा। तो रासायनिक परिवर्तन बिना चेंज किए हुए हम जो क्या करते हैं कि पाश्चुराइजेशन में एक निश्चित ताप पर, ठीक है ना, एक निश्चित समय तक गर्म करते हैं और फिर से एकदम ठंडा करना ही पाश्चुराइजेशन कहलाता है। माय डियर, आप क्या समझे? जैसे दूध है, दूध को पाश्चुराइज कैसे किया जाता है? तो लगभग 62.5 डिग्री जो है सेंटीग्रेड पर इसे खूब गर्म कर दिया जाता है। ठीक है, गर्म करने के बाद जब पूरा गर्म हो जाता है तो फिर इसे निश्चित समय तक गर्म किया जाता है। अब जब पूरा हो जाता है समय तो इसको एकदम से फिर ठंडा भी कर लिया जाता है और यही विधि जो है हमारा पाश्चुराइजेशन कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार दूध में मौजूद रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट किया जा सकता है। अब जाहिर सी बात है, आप किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा हीट कर दीजिए, गर्म कर दीजिए, तो उसके अंदर जो चीज़ें होगा, सूक्ष्म जीव होगा, वो तो नष्ट हो ही जाएगा, उसका गुण नष्ट हो ही जाएगा। और फिर उसके बाद पैकिंग करेंगे ठंडा करके तो क्या होगा कि सूक्ष्म जीव खत्म हो गया रहेगा, तो दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि अगर आप किसी गाय या भैंसी के से अगर आप डायरेक्ट दूध निकाल कर और डायरेक्ट बाज़ार में उतार देते हैं तो वह हानिकारक होता है, उसमें
उसमें सूक्ष्म जीव मौजूद होते हैं, ठीक है ना। तो यह पाश्चुराइजेशन है, आप लोग ध्यान से देखिए इसको। सी नंबर का है माय डियर वैक्सीन बाथ। वैक्सीन बाथ का मतलब होता है कि इस विधि का उपयोग वैक्सीन में मौजूद बीजाणु नहीं बनाने वाले जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है। इस विधि के अंतर्गत वैक्सीन को 60 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर लगभग 1 घंटे तक उपचारित किया जाता है। वैक्सीन बाथ का मतलब होता है, बाथ मतलब क्या होता है, टब, टब होता है ना, टब। तो इसी प्रकार से वैक्सीन टब मतलब जहाँ पे वैक्सीन को रख कर उसके सूक्ष्म जीवों के जो वहाँ पे सूक्ष्म जीवाणु को जो हानिकारक है उसको नष्ट करता है, ठीक है। यह लगभग जो है 60 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर लगभग 1 घंटे तक इस टैब में, इस बैथ में वैक्सीन को रखा जाता है, जिससे वैक्सीन में जो भी सूक्ष्म जीव होते हैं जो शरीर के लिए हानिकारक है उसको नष्ट कर देता है। ओके, चलिए अब आया मेरे डी नंबर। डी नंबर है ऑटोक्लेव। माय डियर, यह ऑटोक्लेव एक क्वेश्चन अलग भी बनता है जो आपके 5 नंबर में पूछता है, ठीक है। आप ध्यान में रखिए, यह आपके बायोसाइंस माइक्रोबायोलॉजी में भी पूछ सकते हैं और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में भी आपको पूछ सकते हैं कि ऑटोक्लेविंग होता क्या है। 5 नंबर में आप लोग देख लीजिएगा अपना क्वेश्चन बैंक, आपको सिंगल क्वेश्चन में यह ऑटोक्लेविंग 5 नंबर में दिख जाएगा। तो इसी क्वेश्चन के अंदर यह हमारा क्या है, शुष्क उष्मा का आर्द्र उष्मा का एक विधि है जिसमें ऑटोक्लेव आता है। इसमें क्या होता है, हमारा आर्द्र उष्मा होता है, यानी उष्मा भी होता है और साथ में नमी भी रहता है, ठीक है। और यह उपयोग हम लोग फिजिकल मेथड में करते हैं। फिजिकल मेथड के कौन सा मेथड में, तो आर्द्र उष्मा में, मॉइस्चर हीट में, ठीक है। तो यह पर्सनली आप इसको भी अच्छे से पढ़िए क्योंकि यह 5 नंबर में ऑटोक्लेविंग अलग क्वेश्चन भी बनता है, ठीक है ना। चलिए देख लीजिए, बार बार पढ़ने की जरूरत न पड़े। देखिए, ऑटोक्लेविंग या अधिक दाब पर भार द्वारा संक्रमण सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाला कम खर्चीले एवं सर्वाधिक प्रभावशाली विधियों में से एक है। माय डियर, ऑटोक्लेविंग जो है क्या होता है कि यह एक अधिक दाब पर, ठीक है, अधिक दाब पर मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ में ये भाप के द्वारा, स्टीम के द्वारा जो भी संक्रमित सूक्ष्म जीव होता है उसको नष्ट करने के लिए सबसे ज़्यादा प्रयुक्त होने वाला और कम खर्चीला और एक सर्वाधिक प्रभावशाली जो है विधि में से एक है। ऑटोक्लेव क्या है, ऑटोक्लेव एक है आर्द्र उष्मा वाला ही, लेकिन इसमें अधिक दाब भी रहता है, ठीक है। अधिक दाब पर भाप है, अब जहाँ भाप है वहाँ तो उष्मा प्लस नमी हो ही जाता है, क्योंकि वही भाप जब देखिएगा आप किसी के सतह पर आप भाप के सामने अपने हाथ ले जाइएगा तो सबसे पहले ले तो नहीं जाइएगा, लेकिन कभी अगर देखते होइएगा कि भाप अगर किसी चीज़ पर पड़ जाता है तो देखते होइएगा कि उसमें से पानी आने लगता है। ऐसा क्यों, क्योंकि भाप एक जो है आपका उसमें उष्मा भी है और जल भी रहता है, यानी नमी भी रहता है, ठीक है। तो ये तो रहेगा ही, भाप में जो है क्या हो जाएगा, नमी तो रहेगा ही, उष्मा रहेगा ही, साथ में ऑटोक्लेव में अधिक प्रेशर दबाव के साथ में भाप के द्वारा हम संक्रमित सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए सबसे प्रयुक्त होने वाली और कम खर्चीला और सर्वाधिक प्रभावशाली विधियों में से एक जो ऑटोक्लेविंग है इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। इस विधि में जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए उच्च ताप, उच्च दबाव एवं आर्द्रता का प्रयोग किया जाता है। ये जो विधि है ऑटोक्लेविंग एक विधि है, इसमें हम कोई भी सूक्ष्म जीव को नष्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हाई टेम्परेचर, प्रेशर और ह्यूमिडिटी, आर्द्रता का प्रयोग करते हैं। चीज़ों को समझ गए, चलिए उसके बाद यहाँ पे देखिए, ऑटोक्लेव में उच्च दबाव पर भाप उपस्थित रहता है। अब जो ऑटोक्लेव देखिए, ऑटोक्लेव एक जो है हमारा इक्विपमेंट होता है, एक यंत्र है, ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा। ऑटोक्लेव में उच्च दबाव जब पड़ता है तो वहाँ पे भाप उपस्थित रहता है जिससे बीज संक्रमण के लिए आवश्यक तापमान बना रहता है। अब मानिए जब तक प्रेशर रिलीज आप नहीं कीजिएगा तब तक तो टेम्परेचर मतलब मान गए मैं 100 डिग्री टेम्परेचर बनाकर, ठीक है, किसी भी बर्तन को 100 डिग्री टेम्परेचर बना दिए, ठीक है, और 100 डिग्री टेम्परेचर बना के उसको अच्छे से हम लोग पैक कर देंगे तो क्या होगा कि उस दबाव के कारण उसके अंदर का जो टेम्परेचर है बाहर नहीं आ पाएगा, जिसके कारण उसमें टेम्परेचर बना रहता है। तो ठीक ऑटोक्लेव में भी यही होता है कि इसमें जो होता है कि ऑटोक्लेव में उच्च दबाव पर भाप भी उपस्थित रहता है जिसके कारण जो है बीज संक्रमण करने के लिए आवश्यक तापमान जो है बना रहता है, ठीक है। ऑटोक्लेव में पैक की गई मतलब जो भी वस्तुओं को हम लोग पैक करते हैं उस वस्तु का शीघ्रता पूर्वक हम लोग भेदन हो सके, मतलब ऑटोक्लेव में ऐसे वस्तुओं की पैक की जाती है जिससे शीघ्रता से भेदन हो सके, ठीक है। तो ये जो है आप लोग ऑटोक्लेव में देख सकते हैं।
ऑटोक्लेव में बीज संक्रमण हेतु ऑटोक्लेव के जो अंदर भाप होनी चाहिए वह 15 LBS प्रति इंच, मतलब इतना किलोग्राम सेंटीमीटर दबाव पर जो है 121 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर रहनी चाहिए। मतलब दबाव इतनी होनी चाहिए, यह एरिया हो जाएगा और यह जो हमारा सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर हो गया, और यह दबाव पड़ने वाला भार हो गया। और जब कोई भी चीज़ किसी क्षेत्र में भार के साथ दबाव पड़ता है तो उसमें एक आवश्यक तापमान भी बनता है, और यह 121 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रहनी चाहिए इतने भार पर। ठीक है, देख लीजिए 15 LBS प्रति इंच। ओके, यह ताप एवं दबाव लगभग 30 मिनट तक बनी रहनी चाहिए। मतलब ये जो ऑटोक्लेव में जो दबाव और जो ताप है 30 मिनट तक रहनी चाहिए। ठीक है, इससे समस्त सूक्ष्मजीव उनके बीजाणुओं सहित नष्ट हो जाते हैं। अब ऑटोक्लेव में होता यह है कि जो भी सूक्ष्मजीव होता है वह पूर्ण तरीके से क्या होता है, उसके बीजाणु के साथ में नष्ट हो जाता है। ठीक है, ऑटोक्लेव के द्वारा ऊष्मा एवं नमी से नष्ट हो जाने वाली वस्तुओं को छोड़कर प्रायः सभी प्रकार के वस्तुओं का भी संक्रमण किया जाता है। ऑटोक्लेव में ऊष्मा एवं नमी से नष्ट हो जाने वाली वस्तुओं को छोड़कर, मतलब ऑटोक्लेविंग में वैसे वस्तुओं को संक्रमण नहीं करेंगे जो ऊष्मा और नमी में नष्ट हो जाता हो, क्योंकि इसमें तो नमी और ऊष्मा ही बनता है। अगर हम इसमें वैसे वस्तुओं का उपयोग करने लगेंगे जो ऊष्मा और नमी से नष्ट हो जाता है तो फिर तो नष्ट ही हो जाएगा। तो इसलिए हम ऐसे वस्तुओं को छोड़कर बाकी सभी को हम भी संक्रमण कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे है तीसरा है बीज संक्रमण, रेडिएशन। विकिरण है। विकिरण में अब माय डियर ये भी हमारा क्या है, विकिरण भी हमारा फिजिकल मेथड का ही एक पार्ट है, रेडिएशन या रे। अब एक होता है पराबैंगनी रे, अल्ट्रावायलेट रे, और एक होता है हमारा एक्सरे या इसी को आयनिक किरण कहते हैं। ठीक है, अब माय डियर पराबैंगनी किरण आप लोग जानते हैं शुरू से ही कि यह बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अगर किसी भी वस्तु को आप जो है डाल दिए पराबैंगनी किरण तो यह क्या करता है कि आपको जो है आसानी से जो है क्या होता है कि भेद देता है किसी भी वस्तु को। तो उसी सूर्य का प्रकाश पराबैंगनी किरणों का अच्छा एवं निःशुल्क स्रोत है। रेडिएशन जो होता है उसमें जो अल्ट्रावायलेट रे है ये जो है आपके सूर्य के प्रकाश में उपस्थित होता है, और ऐसे में यह पाना बिल्कुल निःशुल्क और बिल्कुल अच्छा है। तो आप सूर्य के प्रकाश में अल्ट्रावायलेट के जरिए किसी भी चीज़ को भी संक्रमित कर सकते हैं। नेक्स्ट है माय डियर एक्सरे एवं आयनिक किरण। अब आप लोग को पता होगा एक्सरे होता है या बहुत सारे आयनिक रे होता है जिसको हम बीज संक्रमण में उपयोग में ला सकते हैं। और हम जो है कैथेटर जो होता है, सर्जिकल कैटगेट होता है, पटिया होती है, ड्रेसिंग होती है, अन्य सामानों को हम एक्सरे या अन्य आयनिक विकिरण के जरिए जो है हम उसे नष्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जो रे होता है, एक्सरे हो, आयनिक रे हो, बहुत ज़्यादा पावरफुल खतरनाक होता है। यह किसी भी वस्तु के अंदर आसानी से जो है प्रवेश करके उसके अंदर के गुणों को नष्ट कर सकता है। तो इसी पर लिए लोगों को कहा जाता है कि ज़्यादा एक्सरे क्षेत्र में नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो अगर हमें बीज संक्रमण करना हो तो इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हमारा फिजिकल मेथड यहाँ पे समाप्त हो गया। तो आप लोग इस फिजिकल मेथड को अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। फिजिकल में मैंने क्या क्या पढ़ाया आप लोग को मैं ऊपर में बता दिया। अब यहाँ पे 3 और लास्ट मेथड है केमिकल मेथड्स। केमिकल मेथड का मतलब होता है रासायनिक विधियाँ। अब इसमें वैसा विधि का उपयोग किया जाएगा जो रासायनिक तरीके से किसी चीज़ को बीज संक्रमित कर सकता है। बीज संक्रमण हेतु निम्न रासायनिक उपयोग लाए जाते हैं। कौन कौन देख लीजिए। पहला है ठोस द्रव गैस। रसायन जो है ठोस रूप में भी है, गैस रूप में भी है और द्रव रूप में भी है। तो देख लीजिए ठोस के रूप में ब्लीचिंग पाउडर है, यह भी एक रासायनिक है। चूना लाइम यह भी एक रासायनिक है, और पोटेशियम परमैंगनेट यह भी एक रासायनिक है। ठीक है, और यह सब के सब ठोस के रूप में मिलता है। तो आप लोग देखते होइएगा कि ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग जो है नाली वाली के गेट रूट पर सब लंग किया जाता है, चूना उना गिराया जाता है। क्यों? क्योंकि यह जो है सूक्ष्म जीवों के प्रभाव को कम करता है। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट ये सब जो है हमारे ठोस जो है रूप में मिल जाता है, और ये सब रासायनिक है जो सूक्ष्म जीवों के वृद्धि को रोकता है। ठीक है, दूसरा है माय डियर द्रव रसायन, लिक्विड केमिकल। लिक्विड केमिकल का मतलब होता है कि द्रव के रूप में जो रसायन है, जैसे सेवलॉन। सेवलॉन क्या करता है, यह एक एंटीसेप्टिक है, सोल्यूशन है। घाव वगैरह को आप आराम से साफ कर सकते हैं, या इंजेक्शन देने वाले साइट पर आप जो है पहले सेवनॉल से साफ कर लेते हैं। ठीक है ना, सेवलॉन हो गया, फेनॉल हो गया, ठीक है ना, क्रेसॉल हो गया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया, यह भी देखते होइएगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड घाव पर रखकर घाव को साफ किया जाता है। एस्प्रिंट हो गया, हेलोजेंस हो गया, डिटॉल हो गया,
गया, बीटाडीन हो गया, बीटाडीन का भी उपयोग घावों को साफ करने के लिए किया जाता है। जेंस वायलेट हो गया, साइडेक्स हो गया, लाइसॉइल हो गया, ठीक है, मर्क्यूरोक्रोम हो गया, ये सब के सब द्रव के रूप में होते हैं। तो इसमें जितना आपको याद हो पाएगा द्रव वाले में लिख दीजिएगा। सेवलॉन तो याद ही रहेगा, फेनॉल तो याद ही रहेगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड तो याद ही रहेगा, ठीक है, हेलोजेंस याद ही रहेगा, डेटॉल याद ही रहेगा, बेटाडीन याद ही रहेगा, लाइसॉल याद ही रहेगा। तो जो जो कॉमन है वो सबको जरूर याद रखिएगा, ये सब द्रव रूप में है, ठीक है। एंड लास्ट आता है गैसीय रसायन, गैसियस केमिकल। माय डियर, गैसिकल केमिकल का मतलब होता है कि जो गैस के रूप में रसायन उपस्थित हो और जो सूक्ष्म जीवों को वृद्धि और विकास को रोकता हो या विसंक्रमित में भूमिका निभाता हो, तो गैस वाला फॉर्मल्डिहाइड हो गया, फॉर्मेलिन हो गया, एथिलीन ऑक्साइड हो गया। जैसा कि देखते होइएगा कि जब अस्पताल के वातावरण बहुत ज़्यादा दूषित और गंदा बदबू आने लगता है तो स्प्रे मारा जाता है। स्प्रे सूक्ष्म जीव को वृद्धि को भी रोकता है और वह क्या करता है, बदबू से भी मुक्ति दिलाता है। तो रासायनिक वो गैस के रूप में होता है जिसमें फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मेलिन और एथिलीन ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है उसमें, ठीक है।